नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीबी लाइव के इस खास कार्यक्रम ब्रेकिंग न्यूज़ में। नीति आयोग की आज नई दिल्ली में बैठक हो रही है, बड़ी बैठक हो रही है, लेकिन इंडिया गठबंधन के जो मुख्यमंत्री हैं वो इसका बहिष्कार कर रहे हैं। इस बीच खबर ये भी आ रही है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो कि एनडीए गठबंधन का हिस्सा हैं, वो भी इस बैठक में शामिल नहीं हो रहे हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की राजनीति भी काफ़ी गर्म होती जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहाँ कई बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात की है। इस बीच में जो दो डिप्टी सीएम हैं, केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, उनकी भी अलग अलग नेताओं से मुलाकातें हो रही हैं। आज नीति आयोग की बैठक में शामिल होने के लिए देश भर के जो मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं एनडीए शासित राज्यों के। हालांकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी इसमें शामिल हो रही हैं, लेकिन ममता बनर्जी ने साफ तौर पर कहा है कि इसमें राज्यों के साथ जो भेदभाव हो रहा है, मैं उस भेदभाव को उठाने के लिए, उसको उजागर करने के लिए इस बैठक में जा रही हूं। ममता बनर्जी ने एक और बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। उन्होंने कहा है कि नीति आयोग बिल्कुल क्या किसी काम का नहीं है, इसको भंग कर देना चाहिए इस संस्था को। इसकी जगह पर योजना आयोग को फिर से बहाल करना चाहिए, जिसको कि मोदी सरकार सत्ता में आते ही खत्म कर चुकी है। तो योजना आयोग की बहाली को लेकर के भी एक बार फिर से आवाज़ें उठने लगी हैं। ममता बनर्जी उस आवाज़ को बुलंद कर रही हैं और नीति आयोग की जो उपयोगिता है उसको बता रही है कि उसकी उपयोगिता अब समाप्त प्राय है। अब क्या पहले से ही ये बातें हो रही हैं कि नीति आयोग की बैठकों से कुछ हासिल नहीं होता है, ना तो ये कोई नीति बनाती है, न ही राज्यों के लिए इसमें कोई प्रावधान किए जाते हैं। केवल कुछ मुद्दों पर एक सालाना बैठक होती है, जो उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल की आज बैठक हो रही है, जिसमें देश भर के राज्यों के मुख्यमंत्री, उसके अलावा जो उपराज्यपाल हैं केंद्र शासित प्रदेशों के, वो और साथ ही कई कैबिनेट मंत्री भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है नई दिल्ली में। लेकिन इंडिया गठबंधन के जो मुख्यमंत्री हैं, इंडिया गठबंधन की पार्टियों द्वारा शासित राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं, वो इसका बहिष्कार कर रहे हैं। इसको लेकर के पहले से ही बहिष्कार की बातें आ रही थी। नीति आयोग को भंग करने की भी अब आवाज़ मुखर हो रही है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसको भंग करने की बात कही है और योजना आयोग को एक बार फिर से बहाल करने की बात कही है। बहरहाल अभी तक नीति आयोग की बैठक को लेकर के जो चीज़ें हुई हैं, जो बातें वहाँ पर हुई हैं और जो बैठक अभी चल रही है, दिन भर आज ये बैठक चलेगी। लेकिन इसमें जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो ये हैं कि इंडिया गठबंधन के जो मुख्यमंत्री हैं वो इसका बहिष्कार कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री इसमें हिस्सा ले रही हैं। लेकिन इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बैठक में शामिल नहीं हो रहे हैं। उनकी जगह डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी शामिल हो रहे हैं। तो नीति आयोग की बैठक में अभी तक क्या हुआ है, जो कुछ भी अपडेट है हमारे साथ, उसके बारे में बात करने के लिए अमलेंदु उपाध्याय जी हैं। अमलेंदु जी, ये तो बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि इसमें नीतीश कुमार नहीं आ रहे हैं। ममता बनर्जी को लेकर के कहा जा रहा था कि वो इंडिया गठबंधन से एक अलग रुख अपना रही है, लेकिन उन्होंने साफ कर दिया है कि मैं इस बैठक में क्यों जा रही हूं। ममता बनर्जी ने कल पत्रकारों से बातचीत में ये कहा। उसके अलावा वो आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से भी मिलने गई। उन्होंने जो बात कही वो बड़ी महत्वपूर्ण है। उनका ये कहना है कि नीति आयोग की कोई उपयोगिता नहीं है, इस संस्था की अपनी कोई अहमियत नहीं है, इसके पास कोई पावर्स नहीं है, इसलिए इसके बने रहने का कोई औचित्य नहीं है। केवल एक कह लीजिए कि वो एक सेरिमोनियल इंस्टीट्यूशन बन करके रह गया है, एक दिखावे के लिए। योजना आयोग को फिर से बहाल किया जाना चाहिए। तो अभी जो बैठक चल रही है उसमें क्या अपडेट है, और ख़ासतौर से ये नीतीश कुमार अगर उसमें नहीं पहुँच रहे हैं तो इसका क्या मतलब है? देखिए समीर जी, एक तो जो इंडिया गठबंधन के मुख्यमंत्री हैं उनमें से अधिकांश ने इसके बैठक का बहिष्कार किया है। ममता बनर्जी भी जो इस बैठक में पहुंच रही हैं वो एक रणनीति के तहत पहुंच रही हैं कि सरकार को बेनकाब किया जाए कि इसने किस तरीके से योजना आयोग को भंग करके नीति आयोग बनाया, और वो नखदंत विहीन जो है वो नकदंत विहीन है, यानी इस नीति आयोग के पास कुछ है नहीं करने को। और यहाँ से जो भी चीज़ें तय होती हैं वो एनडीए शासित राज्यों के लिए तय होती हैं। विपक्ष शासित राज्यों का यहाँ मतलब एक तरीके से उनको पैसा नहीं दिया, इग्नोर किया था। तो नीति आयोग में जो अनीति चल रही है उसके विरोध में इंडिया ब्लॉक ने इसका बहिष्कार एक तरीके से किया है और घोषणा करके किया है। पी विजयन जो है केरल के मुख्यमंत्री वो भी नहीं जा रहे हैं, डीएमके के एमके स्टालिन वो भी नहीं जा
रहे हैं, रेवंत रेड्डी तेलंगाना के मुख्यमंत्री वो नहीं जा रहे हैं, सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल के मुख्यमंत्री वो नहीं जा रहे हैं, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया वो नहीं जा रहे हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान नहीं जा रहे हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल में हैं लेकिन उनकी तरफ से भी कोई नहीं जा रहा है। तो जो M.K. स्टालिन है, आज उन्होंने एक वीडियो जारी किया, लगभग 8 मिनट का वो वीडियो है। हाँ, हालांकि वो उन्होंने तमिल में जारी किया, लेकिन हम उसको सुन सकते हैं, उसके शुरू के मतलब 30 सेकंड को हम लोग उसको जी बिल्कुल सुनते हैं कि M.K. स्टालिन क्या कह रहे हैं। और बहिष्कार वो पहले से ही कर रखा है उन्होंने। வணக்கம். இந்நேரம் டெல்லியிலே நடைபெறுகிற பிரதமர் தலைமையிலான நிதி ஆயோக் கூட்டத்தில் பங்கெடுத்திருக்க வேண்டிய நான் ஒன்றிய பாஜக அரசோட மாற்றாந்தாய் மனப்பான்மை கொண்ட நிதிநிலை அறிக்கையால நீதி கேட்டு மக்கள் மன்றமான உங்க முன்னாடி பேச வேண்டிய கட்டாயத்துக்கு ஆளாக்கப்பட்டிருக்கேன். तो M.K. स्टालिन कह रहे हैं कि जिस तरह से भेदभावपूर्ण नीति एनडीए गठबंधन की सरकार चला रही है और नीति आयोग में भी जिस तरह से भेदभाव किया जाता है राज्यों के साथ, उस वजह से जो इंडिया गठबंधन के मुख्यमंत्री हैं वो इसका बहिष्कार कर रहे हैं। M.K. स्टालिन डीएमके पार्टी के नेता हैं, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, पहले से ही उन्होंने बहिष्कार कर रखा था। उन्होंने भी और कांग्रेस पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं हिमाचल प्रदेश में, कर्नाटक में, तेलंगाना में, तो इन लोगों ने ये बहिष्कार कर रखा था। आरोप यही है कि एक तो उसमें इस संस्था के पास ऐसे कोई अधिकार नहीं है जिससे कुछ उम्मीद की जाए, और दूसरे जो कुछ है भी उसमें भेदभाव किया जाता है उन राज्यों में जहां एनडीए की सरकारें हैं और जहां इंडिया गठबंधन की सरकारें हैं। तो इसको लेकर के ही कहीं नहीं जाओ। संजय राउत जो कि शिवसेना के नेता हैं वो भी कुछ कह रहे हैं, उनकी बात सुनते हैं कि क्या कह रहे हैं नीति आयोग की बैठक को लेकर के। देखिए, नीति आयोग के आज के बैठक में इंडिया ग्रुप के मुख्यमंत्री नहीं जाएंगे, ये लगभग तय हो गया है। क्योंकि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन साहब ने तो पहले कहा है कि हम नहीं जाएंगे, केजरीवाल साहब को जेल में डाला है, और भी मुख्यमंत्री है वो नहीं जाना चाहते, तेलंगाना के मुख्यमंत्री नहीं जाना चाहते, इसलिए कि नीति आयोग देश के विकास में समतोल नहीं रख रही है। आपने बजट में भी देखा है और नीति आयोग के कार्य में भी देखा है। तो नीति आयोग इंडिया गठबंधन शासित राज्यों और एनडीए गठबंधन शासित राज्यों के बीच में संतुलन नहीं बैठा पाता है, नहीं रखता है, बैठा पाता नहीं बल्कि रखता नहीं है, दोनों में अंतर है, यानी जानबूझ करके ऐसा करता है, ये आरोप लगा रहे हैं संजय राउत। और इसी तरह के आरोप जो इंडिया गठबंधन के दूसरे भी मुख्यमंत्री हैं, ममता बनर्जी उसमें शामिल हो रही हैं, लेकिन उन्होंने और गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने तो इस पूरी संस्था की उपयोगिता पर ही, इसकी जरूरत पर ही उन्होंने सवाल उठा दिया है और कहा है कि इसको खत्म कर देना चाहिए, भंग कर देना चाहिए, इसकी कोई जरूरत नहीं रह गई है, इसके पास कोई अधिकार नहीं है, कुछ कर नहीं सकता है। योजना आयोग को दोबारा से ले आया जाना चाहिए। योजना आयोग पर हम आपसे चर्चा करेंगे, जो 1950 से लेकर के और 2000 तक वो पंचवर्षीय योजनाएं बनाता था। अलग अलग योजनाओं में अलग अलग सेक्टर्स को महत्व दिया जाता था। 1950 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में उसका गठन हुआ था और प्रधानमंत्री उसकी आयोग की अध्यक्षता किया करते थे, जो भी प्रधानमंत्री होते थे। तो उसको लेकर के फिर से अब एक बार मांग उठ रही है कि उस आयोग की ने अपनी उपयोगिता को इतने साल तक, दशकों तक उसको साबित किया, इसलिए उसकी दोबारा ज़रूरत है। और ये जो नीति आयोग पिछले 10 साल से काम कर रहा है, इसकी कोई उपयोगिता नहीं, ये अपनी उपयोगिता साबित ही नहीं कर पाया। और भेदभाव के जो आरोप लग रहे हैं वो तो अलग ही हैं। तो इसको लेकर के जो इंडिया गठबंधन के मुख्यमंत्री हैं वो विरोध कर रहे हैं। नीतीश कुमार का न जाना इस बैठक में वो भी बहुत बड़े सवाल खड़े कर रहा है कि आखिर ऐसा क्या है, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि वो बाहर हैं, वो तबीयत खराब है, कहीं और बिजी हैं, वो सारी बैठकों में महत्वपूर्ण चीज़ों में हिस्सा ले रहे हैं, जब दफ्तर जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन अचानक बैठक में न शामिल होने की बात कहना, अपनी जगह पर सम्राट चौधरी को भेजना, और ये भी कि उनकी जगह जा रहे हैं या वो बतौर डिप्टी सीएम आ रहे हैं, ये भी अपने आप में एक बात है। लेकिन नीतीश कुमार अगर नहीं जा रहे हैं तो ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है।
बिल्कुल ये बड़ा सवाल है समीर जी। एक तो देखिए जिस तरीके से विपक्ष आरोप लगा रहा है बजट को लेकर कि इस बजट में सिर्फ 2 राज्यों का ध्यान रखा गया है और सारा धन उनको दे दिया गया है, लेकिन उन 2 राज्यों के हाथ में भी समीर जी कुछ नहीं आया है। झुंझुना उनको हाथ में पकड़ाया गया है। जो भी योजनाएं दी गई हैं वो योजनाएं सारी केंद्र की योजनाएं हैं, उनको केंद्र एग्जीक्यूट करेगा, राज्यों के हाथ में कुछ नहीं है। सिर्फ 11,500 करोड़ रुपया जो बाढ़ रोकने के नाम पर दिया गया है बिहार को, और 15,000 करोड़ रुपया जो दिया गया है आंध्र प्रदेश को राजधानी के निर्माण के लिए। इसके अलावा कुछ भी राज्यों के हाथ में नहीं है। जो भी योजनाएं हैं वो केंद्र की योजना है, केंद्र ही उनको एग्जीक्यूट करेगा, यानी कि ठेके जो दिए जाएंगे वो सारे गुजरात के लोगों को मिलेंगे। ये एक तरीके से इसको लेकर के आरोप लग रहे हैं। अब जो नीतीश कुमार इस बैठक में नहीं पहुंचे, इसके पीछे भी यही समझा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने भी एक तरीके से नीति आयोग की अनीति को लेकर के अपना प्रतिवाद जो है वो दर्ज कराया है कि आपने बजट में हमारे ऊपर आरोप तो सारे विपक्ष से लगवा दिए कि हमको सब कुछ दिया गया है और मिला भी हमको कुछ नहीं है, तो बदनाम भी हम हो रहे हैं और हमारे हाथ में आ भी कुछ नहीं रहा है। तो ये नाराजगी जो एक तरीके से समझी जा सकती है नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार इसको लेकर के सख्त नाराज हैं। और ये पहले से भी कहा जा रहा था कि जो कुछ बजट में दिया गया है, आरोप तो लग रहे हैं कि सरकार बचाने के लिए, कुर्सी बचाने के लिए बिहार और आंध्र प्रदेश को काफी कुछ दे दिया गया, लेकिन वो लोग भी संतुष्ट नहीं है। इसके अलावा इस बजट को लेकर के और बैठक का बहिष्कार हो ही रहा है। तमिलनाडु में प्रदर्शन लगातार हो रहे हैं और बचट को भेदभाव जैसा स्टालिन अभी पूरे राज्य में जिला मुख्यालयों पर तमिलनाडु में आज प्रदर्शन हो रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं कि ये दयानिधि मारन जो है वो चेन्नई में एक प्रदर्शन में शामिल हैं, और जो M.K. स्टालिन ने सुबह कहा था अपना जो जारी किया है उसमें उन्होंने जो उसका मतलब संक्षिप्त की मैं बता देता हूँ। उन्होंने कहा है कि केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा पेश किया गया बजट उन राज्यों और लोगों के खिलाफ एक बदले की कार्रवाई की तरह लगता है जिन्होंने भाजपा का बहिष्कार किया था। उन्होंने उनको वोट नहीं दिया। हाँ, जिन्होंने वोट नहीं दिया। वो आगे कहते हैं कि उन्होंने इंडिया ब्लॉक को वोट देने वालों से बदला लेने के लिए बजट तैयार किया है। केंद्र की भाजपा सरकार लगातार तमिलनाडु की उपेक्षा कर रही है। मुख्य बात जो है ये आरोप M.K. स्टालिन का है। पूरे तमिलनाडु में जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन हो रहे हैं नीति आयोग की बैठक के खिलाफ, इसको लेकर, और तमाम नेता जो हैं तमिल उसके DMK के बड़े नेता वो इन प्रदर्शनों में शामिल हो रहे हैं। हमारे पास है ये चेन्नई की, हम देख सकते हैं कि किस तरीके से वहाँ प्रदर्शन हो रहा है। चेन्नई में हो रहा है प्रदर्शन और पूरे तमिलनाडु में सारे जिला मुख्यालयों पर आज ये प्रदर्शन हो रहा है। इसकी तस्वीरें आ रही है, नारेबाजी वहां पर हो रही है बजट में जिस तरह से। और बड़ी गंभीर बात जैसे अभी अमलेंदु जी ने बताई कि जिन राज्यों में यानी जिन्होंने भी बीजेपी को वोट नहीं दिया, इंडिया गठबंधन को वोट दिया, उनके जानबूझ करके बदला लेने के लिए ये बजट में उनको कुछ आवंटन नहीं किया गया है। इसकी अगर हम तुलना करें जरा सा ये देखें, और चूंकि ये आरोपों का बीजेपी की ओर से अभी तक कोई जवाब नहीं आ रहा है। आपको याद होगा कि तमाम ऐसी जगहों पर जहां बीजेपी हारी, खास तौर से अयोध्या में, वहां को लेकर के वहां के लोगों के बहिष्कार की, अयोध्या शहर के बहिष्कार की बातें होने लगी थी और उनका भी बीजेपी के किसी नेता की ओर से खंडन नहीं किया गया। तो ये चीजें वैसी ही हैं जैसी चुनाव के पहले हम देख रहे थे कि संविधान बदलने की आशंका जाहिर की जा रही थी विपक्ष की ओर से कि बीजेपी आएगी तो संविधान बदल देगी। कई नेताओं ने उनके इस तरह से बात कही भी थी खुल करके, लेकिन बीजेपी के बड़े नेताओं ने उसका खंडन नहीं किया। उसका परिणाम देखने को मिला कि बीजेपी को हार मिली। और अब ये चीजें जो आरोप लग रहे हैं कि इंडिया गठबंधन के को जहां पर वोट दिया जनता ने, वहां की जनता से ये बदला लिया जा रहा है, ये बहुत बड़ा आरोप है। और ये एक जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसके ऊपर बहुत बड़ा सवाल और उसको एक खंडित करने वाला, उसको नुकसान पहुंचाने वाली ये कार्रवाई है जो आरोप M.K. स्टालिन लगा रहे हैं NDA सरकार पर, मोदी सरकार पर। जी बिल्कुल, और ये NDA सरकार पे गंभीर आरोप M.K. स्टालिन के और M.K. स्टालिन का पूरे विपक्ष शासित राज्य जो हैं उनके सबके ये आरोप हैं। कल हम लोगों ने बताया था कि किस तरीके से जो बहुजन समाज पार्टी की मुखिया हैं मायावती जी, हालांकि वो इंडिया ब्लॉक में शामिल नहीं है, लोकसभा में उनका कोई सदस्य भी नहीं है, उन्होंने भी ये आरोप लगाया कि जो विपक्ष शासित राज्य हैं उनके साथ भेदभाव किया जाता है और इंडिया ब्लॉक ने इसका विरोध करने का फैसला लिया है। उसको एक तरीके से मायावती जी ने अपना समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के साथ भी भेदभाव किया जा रहा है, जबकि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। अखिलेश यादव का भी बयान था कि उत्तर प्रदेश के साथ भेदभाव किया जा रहा है चूंकि यहाँ लोगों ने बीजेपी को हराया है। हालांकि उनका कहना यह था कि लखनऊ वालों से दिल्ली वाले नाराज हैं, तो इसलिए इसकी उपेक्षा की जा रही है। तो कुल मिलाकर उपेक्षा किसी वजह से की जा रही है, लेकिन ये आरोप लग रहे हैं, विपक्ष आरोप लगा रहा है।
और सुगबगाहट जो है समीर जी, ये बीजेपी के अंदर भी है। खबर ये आ रही है कि बीजेपी के बहुत से नेताओं ने प्रधानमंत्री तक ये बात पहुंचाने की कोशिश की है कि भाजपा शासित राज्यों को भी उस तरीके से बजट में नहीं मिला है जिस तरीके से मिलना चाहिए था। इसलिए कि वहां के विपक्षी सदस्य जो है वहां की सरकारों पर दबाव डाल रहे हैं और लगातार उनकी आलोचना कर रहे हैं। जिस तरीके से महाराष्ट्र में विपक्ष हमलावर हुआ, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में हमलावर हो रहा है, तो ये चिंता उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के भाजपा नेताओं की भी है कि हमको बजट में नहीं मिला, और ये बताने की कोशिश की जा रही है कि विपक्ष मतलब ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि सारा धन जो है वो बिहार और आंध्र प्रदेश को दे दिया। आप देखिए, हम लोगों ने बताया भी था कि किस तरीके से राजस्थान के जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उन्होंने बिहार को क्या क्या मिला है इसको लेकर के ट्वीट किया, और गोविंद डोटासरा ने उसका स्क्रीनशॉट लेकर के शेयर करते हुए पूछा कि भाई बिहार को जो मिलना था मिल गया, ये बताइए राजस्थान आपको क्या मिला है, राजस्थान को क्या मिला है। और फिर वो ट्वीट शायद उन्होंने डिलीट भी किया भजनलाल शर्मा ने। तो यानी अब बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की जिम्मेदारी ये हो गई है कि बिहार को बजट में क्या मिला है ये बताएंगे भजनलाल शर्मा, और ये बताएं अब योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश को या राजस्थान को क्या मिला है ये बताने की जिम्मेदारी अब योगी आदित्यनाथ और भजनलाल शर्मा की नहीं रही। तो इसी को इस तरीके से समझा जा सकता है। ये जो अभी आपने अखिलेश यादव की बात की, तो तंज उन्होंने भले कसा था कि लखनऊ और दिल्ली के बीच में दूरियां हैं या कुछ ऐसी चीजें हैं इसलिए उत्तर प्रदेश को खास नहीं मिला, लेकिन ये दूरियां अब तो बिल्कुल सतह पर दिखाई पड़ रही हैं। आमने सामने तलवारें खींचने वाली स्थितियां हैं। जो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हैं अलग विधायकों की बैठकें कर रहे हैं बुला करके, और वो तस्वीरें सोशल मीडिया में, ट्विटर पर, वो एक्स पर डाल रहे हैं। इधर योगी आदित्यनाथ ने कल आए, इस समय चूंकि वो भी यहाँ पर है दिल्ली में, दोनों डिप्टी सीएम भी हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बैठक में हिस्सा लेने के लिए आए हुए हैं नीति आयोग की। कल उन्होंने महासचिव संगठन मंत्री जो है बीएल संतोष, उनसे मुलाकात की, और इस मुलाकात को बड़ा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि चर्चा ये भी है कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिलेंगे, मिलने की कोशिश में लगे हुए हैं योगी आदित्यनाथ। लेकिन ये जो पूरा का पूरा घटनाक्रम है, वहां दोनों तरफ से तलवारें खींची हुई हैं, ये बहुत इस समय उत्तर प्रदेश की राजनीति में चर्चा का विषय है। केवल अखिलेश यादव ही तंज नहीं कर रहे हैं, बल्कि अब साफ दिखाई पड़ रहा है कि कौन से विधायक किसके साथ हैं, किसके नहीं। तो ये जो डिप्टी सीएम केशव मौर्य लगातार विधायकों की बैठक कर रहे हैं, तो क्या ये उसी मॉनसून ऑफर की तरफ मामला आगे बढ़ता दिख रहा है क्या, जो अखिलेश यादव ने दिया था? और उन्होंने कहा था कि इतनी जल्दबाजी मत दिखाइए आप, ये ऑफर आगे भी चलता रहेगा, अगर अभी नहीं जुटा पाए तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए समीर जी, अखिलेश यादव बहुत गहरा तंज कसते हैं, और उन्होंने बहुत गहरा तंज था वो कसा। एक तरीके से अखिलेश यादव ने केशव प्रसाद मौर्य को ये भी समझाया कि आपकी हैसियत क्या है पार्टी के अंदर, इसको पहले आप तय कर लीजिए। 100 विधायक आपके पास हैं कि नहीं है जो आप योगी आदित्यनाथ को चुनौती देते फिर रहे हैं। तो और दूसरा उन्होंने ये भी बता दिया कि हमारी तरफ से ऑफर है, अगर आपके पास 100 विधायक हैं और बीजेपी आपको नहीं बनाती तो आ जाइए, हम आपको चीफ मिनिस्टर बना देंगे। और अगर 100 विधायक लेकर के केशव प्रसाद मौर्य आ जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि चीफ मिनिस्टर बन भी जाएंगे। समाजवादी पार्टी के पास इतने विधायक हैं कि समर्थन दे दें तो सरकार बन जाएगी। लेकिन वो अभी मुझे नहीं लगता है कि केशव प्रसाद मौर्य इस कदम पर आगे बढ़ रहे होंगे, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य जो है एक तरीके से समाजवादी पार्टी का ही आरोप है। और जो कल अखिलेश यादव कह रहे थे कि वो केंद्र का जो है पासवर्ड बने हुए हैं, दिल्ली का पासवर्ड बने हुए हैं यूपी में, तो दिल्ली का पासवर्ड जो यूपी में बने हुए हैं तो वो अखिलेश यादव का पासवर्ड क्यों बनेंगे? जब वो अमित शाह का पासवर्ड बने हुए हैं और वहीं से उनको कुछ मिल सकता है तो इधर तोड़ करके क्यों आएंगे? और जबकि दिल्ली में सरकार अभी मोदी जी की है, तो इतना आसान नहीं है कि 100 विधायकों को लेकर के कोई बगावत करना और दूसरी तरफ चला जाना, और ये उनके लिए घाटे का सौदा भी रहेगा। खिचड़ी पक रही है अखिलेश, ये तो विधायकों से मिल रहे हैं और ये वो विधायक है या जो सहयोगी पार्टियां हैं उनके नेता हैं, मिनिस्टर हैं, जो कि योगी आदित्यनाथ की सरकार के खिलाफ हमलावर रहते हैं। और योगी आदित्यनाथ उन विधायकों से मिल रहे हैं, समाजवादी पार्टी की विधायक जो पल्लवी पटेल हैं, जिन्होंने सिराथू में केशव प्रसाद मौर्य को हराया था चुनाव। तो ये इसका मतलब है कि आमने सामने दोनों तरफ से 100 विधायक इकट्ठा करने वाली कोशिश हो रही है। देखिए, निश्चित तौर पे हो रही है, और हो सकता है योगी आदित्यनाथ भी अपना कर रहे हो शक्ति प्रदर्शन। और योगी आदित्यनाथ जब बीएल संतोष से मिलते हैं तो उस समय उनके साथ दोनों चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं होते हैं? इसी तरीके से जब लखनऊ में बैठक होती है तो उसमें दोनों चीफ मिनिस्टर गायब क्यों होते हैं? और यहाँ तक कि जो 25-25 जिले बांटे गए दोनों उप मुख्यमंत्रियों को, उसकी बैठक होती है उसमें भी नहीं पहुँचते हैं तो उप मुख्यमंत्री, उसका एक तरीके से बहिष्कार करते हैं। कारण कुछ भी बताए जाते हैं, लेकिन जो संदेश है जनता में और सत्ता के गलियारों में संदेश यही है कि दोनों उप मुख्यमंत्रियों ने मुख्यमंत्री द्वारा बुलाई गई बैठकों का बहिष्कार किया। उसमें एक तो ये है कि दोनों उप मुख्यमंत्रियों को लगता है कि वो कैबिनेट मंत्रियों से ऊपर है, इसलिए उनको सारे मंडलों की बैठकों में उनको बुलाया जाना चाहिए। लेकिन
लेकिन उनको और किसी में नहीं, केवल जहां जो उनके अधिकार क्षेत्र में आ रहा है दूसरे कैबिनेट मंत्रियों की तरह, उसी तरह से उनको बुलाया गया, वो नहीं पहुंचे। तो दोनों तरफ से ये बताने की कोशिश हो रही है कि आप क्या हैं, और वो भी ये बता रहे हैं कि अगर हम ये हैं तो हम वहां भी नहीं पहुंचेंगे और आप भी हमको हटा नहीं सकते हैं। लेकिन एक फ़ायदा हो गया है दोनों उप मुख्यमंत्रियों का समीर जी। दो उप मुख्यमंत्री यहाँ भी हैं उत्तर प्रदेश में, दो उप मुख्यमंत्री बिहार में भी हैं, दो उप मुख्यमंत्री राजस्थान में भी हैं, दो उप मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ में भी हैं, उधर मध्य प्रदेश में भी हैं। लेकिन आप बाकी राज्यों के उप मुख्यमंत्रियों के नाम नहीं जानते हैं, लोग नहीं जानते। मगर उत्तर प्रदेश के दोनों उप मुख्यमंत्री जो हैं उनके नाम जाने जाते हैं, या बिहार के एक उप मुख्यमंत्री जो आज बैठक में शामिल हो रहे हैं, जिन्होंने मोरेठा अपना अभी खोला है, नीतीश कुमार की जगह पे, हाँ, जिन्होंने मोरेठा अपना अभी थोड़े दिन पहले ही खोला है सरयू में जाकर के, और बाल अपने मुड़वाए हैं, तो उनको जानते हैं, चूंकि वो मोरेठा बांधे हुए थे नीतीश कुमार को हटवाने का। तो इन दो उप मुख्यमंत्रियों ने इतना तो नाम कमा लिया कि लोग अब जानने लगे कि उत्तर प्रदेश के अंदर कोई दो उप मुख्यमंत्री हैं जो मुख्यमंत्री बनने के लिए बेचैन हैं, ये इसको जानते हैं। लेकिन समीर जी देखिए, संविधान में कोई व्यवस्था उप मुख्यमंत्री के पद की नहीं है। कैबिनेट मिनिस्टर को ही उप मुख्यमंत्री किसी को बना दिया जाता है। वो इसलिए होता है कि थोड़ा मुख्यमंत्री का काम हल्का हो जाए, कुछ कमेटियां बन जाएं, उन कमेटियों की अध्यक्षता उप मुख्यमंत्री कर ले। उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री का पर्याय नहीं है। कैबिनेट मिनिस्टर है, उसके पास भी कुछ विभाग हैं, थोड़े से ज़्यादा विभाग हैं, और उप मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में मंत्रिमंडल की अध्यक्षता कर सकता है, जैसे कि कोई वरिष्ठ मंत्री करता है। अगर मुख्यमंत्री नहीं करता उस तरीके। तो ये उप मुख्यमंत्री होने का मतलब ये नहीं है कि आप जो है इसके आप मुख्यमंत्री के दावेदार हो गए या मुख्यमंत्री हो गए। तो ये खैर उनकी अपनी अंदरूनी राजनीति है, क्या नहीं क्या नहीं। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी, भारतीय जनता पार्टी तो ऐसी पार्टी है कि जो मुख्यमंत्री को भी डिप्टी सीएम बना देती है। नहीं, यहाँ तो इंटर, देवेंद्र फडणवीस, यहाँ तो इंटर के बाद 12वीं करा देते हैं। देवेंद्र फडणवीस का करा दिया था, बाबूलाल गौर का करा दिया था, नारायण राणे का हुआ। मतलब बहुत से लोगों का इंटर के बाद जो है वो 12वीं हो गई। तो ये तो सब कर देते हैं। तो अब हो सकता है कि योगी जी की भी 12वीं के बाद, इंटर के बाद 12वीं कराने की तैयारी चल रही हो। अब उसमें कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, चूँकि योगी जी थोड़ा मजबूत दिखाई पड़ते हैं, और शायद वो केंद्रीय नेतृत्व बीजेपी का जो है उसको धमकाने की स्थिति में दिखाई पड़ते हैं, और वो अभी तक तो अपना दम दिखाई रहे। वो पूरी तरह से ऐसे मुख्यमंत्री नहीं है जो कि एस मैन की तरह से ये तस्वीरें आ रही हैं जिसमें वो योगी आदित्यनाथ जेपी नड्डा के साथ बैठे हुए हैं, और यूपी बीजेपी में बवाल नहीं थम रहा है, लगातार बढ़ता जा रहा है। दोनों डिप्टी सीएम अब एक तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ दिखाई पड़ रहे हैं साफ तौर पर, और दोनों की अलग अलग नेताओं के साथ, विधायकों के साथ जो बैठकें हो रही हैं, कई ओबीसी विधायकों के साथ और पार्टी के जो एनडीए के सहयोगी दल हैं उनके साथ केशव प्रसाद मौर्य ने बैठक की। तो योगी आदित्यनाथ भी इस तरह से कई बैठकें कर रहे हैं पल्लवी पटेल के साथ। तो पल्लवी पटेल उनसे जाकर के मिली, और पल्लवी पटेल समाजवादी पार्टी से विधायक है, उनकी अपनी पार्टी है, अपना दल, जो उनकी माता जी हैं वो साथ में अपनी उनकी जो अपना दल था, दो पार्टियां अलग हो गई थी, तो एक अपना दल कमेरावादी पार्टी जो है वो और उनकी माताजी कृष्णा पटेल वो चला रही हैं, और दूसरी ओर जो अपना दल है जो एनडीए की सहयोगी है उसकी नेता अनुप्रिया पटेल, वो योगी आदित्यनाथ सरकार के खिलाफ हमला बोलने वालों में सबसे पहले थी कि जो हार हुई है उत्तर प्रदेश में, यानी जो 62 सीटों से 33 सीटों पर पहुंच गई, उसके पीछे एक बड़ा कारण ये था कि तमाम नौकरियों में ओबीसी क्लास को आरक्षण जो है वो नियमों के अनुसार नहीं दिया गया। यद्यपि सरकार ने तुरंत ही उसका खंडन जारी कर दिया गया और बताया कि ये आरोप सही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो है जो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के भीतर उथल पुथल मचाए हुए हैं, और इसी के बीच में आज जो नीति आयोग है उसकी बैठक हो रही है, नई दिल्ली में बैठक चल रही है। गैर एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने, 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने बहिष्कार किया है, वो नहीं गए हैं। एनडीए सरकार जो बिहार में काम कर रही है, जिसके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, वो भी बैठक में शामिल नहीं हुए हैं। तो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बात है। और नीतीश कुमार ये अगर कुछ बोल रहे हो, या उनकी ये, मुझे लग रहा है कि ये शायद पहले की कोई ये फुटेज है, तो नीतीश कुमार इस बैठक में शामिल नहीं हुए हैं, और इसको लेकर के अब कयास फिर लगने लगेंगे कि क्या जो नीतीश कुमार ने एक बार कह दिया था कि अब हम
कहीं नहीं जाने वाले हैं। तो कई बार कह चुके और कहे तो कई बार हैं, लेकिन वो बड़े जो लेटेस्ट उन्होंने जो कहा था आप कहीं नहीं जाएंगे, हर बार चले जाते हैं, हर बार चले जाते हैं ये कहने के बाद हर बार कयास लग रहे हैं कि क्या हो रहा है। चूंकि जब एनडीए को जब यहाँ पर उन्होंने समर्थन तो पहले से ही बिहार में ही सरकार बन गई थी, लेकिन ये माना जा रहा था कि कोई बड़ा पैकेज ले लेंगे बिहार के लिए। पहले तो उनकी इच्छा थी कि वो बहुत दिनों की जो मांग है बिहार की कि उसको विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, वो दर्जा नहीं मिल पाया। फिर विशेष पैकेज उनको लगा कि मिल जाएगा, लेकिन पैकेज मिला तो पर बड़ा नाकाफ़ी रहा। और उस पैकेज में बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं, जैसा अभी अमलेंदु जी कह रहे थे, कि वो केंद्र सरकार की ओर से ही चलाई जाने वाली हैं, तो उसको लेकर के नाराज़गी थी। हालांकि जेडीयू के नेता बड़ी मुखरता के साथ कह रहे हैं कि वो एनडीए में शामिल हैं। कल संसद में भी ललन सिंह ने ये बात कही है कि ये जेडीयू और बीजेपी का जो गठजोड़ है एनडीए में जो शामिल है, तो ये फेविकोल जैसा गठजोड़ है। ये उन्होंने दी किसी कंपनी का नाम लेकर के कहा, यानी वो टूटेगा नहीं जिसका ये नारा होता है उस कंपनी का। पर ये कई बार इसी तरह से फेविकोल का जोड़ बन चुका है, लेकिन ये टूट जाता है। मुझे लगता है उस कंपनी को भी इस बात पे सोचना चाहिए कि अगर उसका प्रचार इस तरह से किया जा रहा है तो अपने आप में उस कंपनी का एक के खिलाफ एक तरह से प्रचार हो गया। लेकिन ये जो बात हो रही कि अब नीतीश कुमार नहीं आए हैं, तो इसको लेकर के फिर चर्चाएं शुरू हो गई हैं, और शुरू होनी भी चाहिए। नहीं, बिल्कुल चर्चाएं शुरू हो गई हैं, और काफ़ी चर्चाएं शुरू हो गई हैं। और जब से सूचना आई है कि नीतीश कुमार बैठक में नहीं जा रहे हैं और सम्राट चौधरी जा रहे हैं, तो कई तरीके की चर्चाएं चलना शुरू हुई। एक तो चर्चा यही है कि क्या नीतीश कुमार नाराज़ हो गए हैं बजट को लेकर के, या कुछ और कारण है जिसकी वजह से ये भी बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार जो एक अधिकारी हैं संजीव हंस, उनके ऊपर जो छापे आपे पड़े उसको लेकर नाराज़ हैं मोदी जी से बहुत ज़्यादा। और उनको लग रहा है कि शायद ये नीतीश कुमार को फंसाने के लिए कोई चाल जो है वो भारतीय जनता पार्टी चल रही है संजीव हंस के जरिए, और इसमें नीतीश कुमार को फंसाया जाएगा आगे चल के, वो इसको भांप रहे हैं। तो फिर वो पाला बदलने की तैयारी की सूचनाएं शायद मिल गई हो, इस तरीके से हो सकता है, कोई मैसेज हो, ये हो सकता है। अब ये मैसेज है कि नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन नीतीश कुमार का ना आना इसमें बैठक में ये बड़े सवाल खड़े करता है। और नीतीश अचानक ये फैसला हुआ, मतलब अभी तक ये लग रहा था या इस तरह की कोई बात नहीं थी कि वो नहीं शामिल होंगे, ऐसी आशंकाएं नहीं जताई जा रही थी, और ये साफ माना जा रहा था कि बैठक में शामिल होंगे। पर अब अचानक ही अगर फैसला आया है तो जाहिर तौर पर ये थोड़े कई सारे सवाल तो खड़े करता ही है। निश्चित तौर पे बहुत सवाल खड़े करता है। और नीतीश कुमार जिस तरीके से कह रहे थे उस दिन जब एनडीए की बैठक हो रही थी जिसमें मोदी जी को चुना गया था एनडीए का संसदीय दल का नेता, वो कह रहे थे कि बिहार के तो सब काम हो ही जाएंगे, सब काम हो ही जाएंगे, आप हैं ना। तो जब आप हैं ना, सब काम हो ही जाएंगे, तो काम तो हो ही नहीं रहे हैं। तो ये जाएंगे में ये भी था कि बिहार को विशेष दर्जा भी अब मिल जाएगा, उसके लिए पहले ही पार्लियामेंट में मना कर दिया कि कोई हमारी योजना नहीं है। उस योजना नहीं, आप उस क्राइटेरिया में, उस क्राइटेरिया में आते ही नहीं, आप योजना तो है लेकिन आप उस क्राइटेरिया में नहीं आते। विशेष राज्य का क्राइटेरिया की योजना है, लेकिन आप उस क्राइटेरिया में नहीं आते हैं, बिहार नहीं आता। ये साफ कर दिया वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने सदन में खड़े होकर के। उसके बाद भी अगर नीतीश कुमार ताली बजा करके स्वागत कर रहे हैं बजट का, तो मजबूरियां समझी जाती हैं नीतीश कुमार की, कुछ ना कुछ तो मजबूरियां रही होंगी। अब क्या मजबूरियां हैं तो नीतीश कुमार बेहतर समझते होंगे। अविनाश जी कुछ लेकर के आए हैं। जी अविनाश जी, हाँ बताएं। आपको पता है नीति आयोग की बैठक 2022 में अगस्त में हुई थी, और उस बैठक में भी नीतीश कुमार नहीं पहुंचे थे। अच्छा। और अगस्त 2022 में ही नीतीश कुमार एनडीए छोड़कर महागठबंधन में चले गए थे, और अगस्त का महीना फिर आने वाला है। तो ये भी बड़ी दिलचस्प जानकारी। हालांकि उस समय तो वो एनडीए गठबंधन में नहीं थे, छोड़ गए थे, इसलिए नहीं शामिल। हाँ नहीं, एनडीए गठबंधन में थे 2022 में नीतीश कुमार, जब नीति आयोग की बैठक हुई थी, और उस बैठक में नहीं पहुंचे थे, और उसके कुछ दिनों बाद ही उन्होंने एनडीए छोड़ा था। 2023 की बैठक में भी नीतीश कुमार नहीं पहुंचे थे, और जब उनसे सवाल किया गया था कि आप नीति आयोग की बैठक में क्यों नहीं गए, तो उन्होंने कहा था कि मैं वहां जाता तो मैं सबसे पहले यही सवाल पूछता कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिया जा रहा है। तो ये हाँ, तो अब नहीं दिया जा रहा है और नहीं मिला, अब साफ भी कर दिया गया कि नहीं मिलेगा आने वाले दिनों में भी, तो लगता है कि वो नाराजगी भी हो सकती है। हाँ बिल्कुल हो सकती है। हाँ, क्योंकि उनका यही कहना था कि बिहार को क्यों, मैं वहां जाऊंगा तो विशेष राज्य के दर्जे की मांग उठाऊंगा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिया जा रहा है। और इस बार 22 तारीख को जब बजट सत्र शुरू हुआ है, तो जेडीयू की तरफ से पहला सवाल विशेष राज्य के दर्जे को लेकर ही पूछा गया है, और सरकार से ने साफ मना कर दिया कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जाएगा।
और नीतीश कुमार अलग पहले ही बोल चुके हैं कि मैं जाऊंगा तो विशेष राज्य के दर्जे की ही मांग करूंगा। मेरा तो एक ही एजेंडा है कि विशेष राज्य का दर्जा, और जब वो विशेष राज्य के दर्जे को नकारा ही जा चुका है तब अब मैं जाकर के ही क्या करूंगा। बड़ी दिलचस्प जानकारी दी अविनाश जी ने, बहुत धन्यवाद अविनाश इस जानकारी के लिए। तो नीतीश कुमार इस बैठक में नहीं जा रहे हैं, पहले भी नहीं गए, और ये कि अब विशेष राज्य का दर्जा अगर बिहार को नहीं मिलेगा तो इससे ज़्यादा उनकी कोई अपेक्षा नहीं है। उस बैठक में फिर उनके जाने का कोई औचित्य नहीं है। लेकिन इसके अब राजनीतिक मायने भी निकाले जाएंगे, और निश्चित रूप से राजनीतिक मायने हैं भी, इसलिए कि अब क्या नीतीश कुमार कोई और भी कदम उठा सकते हैं। अब तो ये स्थिति है कि अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार कमज़ोर स्थिति में भी है। भारतीय जनता पार्टी के पास पूर्ण बहुमत नहीं है। नीतीश कुमार महत्वपूर्ण जो दो बैसाखियां हैं, जनता दल यूनाइटेड और तेलुगु देशम पार्टी, उनमें से एक पार्टी उनकी ये है जिसकी वजह से वो बने हुए हैं, केंद्र में सरकार टिकी हुई है। तो अगर वो कोई बड़ा फैसला उठाते हैं तो ये अपने आप में सीधे सीधे जो केंद्र सरकार है उसको डिगाने वाली बात होगी, उसके ऊपर संकट आ जाएगा, जिसकी आशंका पार्लियामेंट के भीतर भी बाहर भी विपक्ष के कई नेता लगातार उठाते रहे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी ये सफाई देते रहते हैं कि ये सरकार जो है वो पूर्ण बहुमत की सरकार है और अगले 5 साल चलेगी। बहरहाल नीति आयोग की बैठक में और जिस तरह से हम बजट सेशन में इंडिया गठबंधन के सदस्य दलों के अलावा जो विपक्ष की एक मजबूती दिखाई पड़ रही है वो भी अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण है, और उसको लेकर के वो भी बीजेपी की बेचैनी खासतौर पर बढ़ाने वाली है, क्योंकि वहाँ हम देख रहे हैं कि यूनिटी दिख रही है और बीजेपी के घटक दलों के अलावा घटक दलों के बीच में तो विवाद है ही। जो बीजेपी की अपनी पार्टी के भीतर जो चीज़ें चल रही हैं, उथल पुथल चल रही है, उसको लेकर के ये सारी चीज़ें बीजेपी की और ख़ासतौर से प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की बेचैनी बढ़ाने वाली है। नहीं, बिल्कुल बेचैनी बढ़ी हुई है और साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है। समीर जी, अभी महाराष्ट्र गए थे अमित शाह और वहाँ शरद पवार के लिए जाने क्या क्या कुछ बोला है, उसको लेकर के महाराष्ट्र में बड़ा बवाल मचा हुआ। यहाँ तक कि जो अजीत पवार की पार्टी है उसने अजीत पवार, ये खबरें हैं कि अजीत पवार ने देवेंद्र फडणवीस से मिलकर के कहा है कि अमित शाह को रोकिए, शरद पवार के खिलाफ इस तरह की बातें नहीं करें, वरना हमको तो नुकसान होगा ही होगा, आपको भी नुकसान होगा। तो यानी अब इसको लेकर के भी किस तरीके से तलवारें खींचना शुरू हुई बीजेपी के अंदर और बीजेपी के सहयोगी दलों के बीच में कि अमित शाह जो बोल करके आ रहे हैं, नरेंद्र मोदी जो बोल रहे हैं, उसको अब राज्यों के नेता स्वीकार नहीं कर रहे हैं। कल ही समीर जी हम लोगों ने हरियाणा का एक प्री पोल सर्वे जो है वो प्रसारित किया है, और उस सर्वे में एक बात आई, और जो सर्वे को करने वाली टीम के सदस्य थे आविश तिवारी, वो हम लोगों के साथ मौजूद थे। उन्होंने बताया कल अपने कार्यक्रम में, जो हमारे दर्शक चाहें उसको देख सकते हैं, वो वीडियो पड़ा हुआ है अभी भी, कि हरियाणा में कोई भी व्यक्ति नरेंद्र मोदी के नाम पे वोट देने को तैयार नहीं है। जी, बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने की, और यही आप देखिए चर्चाएं चल भी रही हैं कि उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में खास तौर पर, कि क्यों हारे हैं हम लोग चुनाव। जी, तो ये एक महत्वपूर्ण परिवर्तन जो ये आया है, तो आप समझ सकते हैं कि नरेंद्र मोदी को लेकर के किस तरीके की बेचैनी बीजेपी के अंदर बढ़ना शुरू हो गई है, कि नरेंद्र मोदी अब बीजेपी के ऊपर एक भार होते जा रहे हैं। तो ये इस तरीके की चीज़ें सब सामने आ रही हैं, और इनको लेकर भाजपा में जो अंदरूनी चीज़ें चल रही हैं वो अब सतह पर आना शुरू हो गई। उत्तर प्रदेश का जो मसला चल रहा है समीर जी, वो भी एक तरीके से सिर्फ ये नहीं है कि योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाए या योगी आदित्यनाथ की वजह से हारे। मसला यही है कि किसी तरीके से नरेंद्र मोदी के ऊपर जो आक्षेप आ रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की वजह से भारतीय जनता पार्टी हारी है उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में या अन्य राज्यों में उसकी सीटें कम हुई हैं, तो नरेंद्र मोदी के ऊपर से ठीकरा ना फूटे, ये किसी और के किसी ठीकरा फोड़ दिया जाए, इसके लिए योगी आदित्यनाथ को परेशान करने की रणनीति पे मोदी शाह की जो है वो गुट वो इस पे काम कर रहा है। और ये भी मैसेज देना चाह रहे हैं कि एक बड़ा वर्ग बीजेपी में है जो राज्य सरकार को ही जिम्मेदार मान रहा है, बीजेपी में भी है और वो घटक दलों में भी है, और एक बड़ा वर्ग है जो कि मतलब प्रधानमंत्री मोदी को उसके लिए जिम्मेदार नहीं मान रहा है, जबकि योगी आदित्यनाथ बार बार यही बताने की कोशिश कर रहे हैं या संकेत दे रहे हैं, उन्होंने कभी कहा नहीं है इस तरह से, लेकिन उनके बातें और वो जिस तरह से जो उनकी गतिविधियां हैं उसके जरिए वो जो मैसेज आ रहा है वो यही है कि, और जो उन्होंने एक बात कही भी कि अति आत्मविश्वास की वजह से हम लोग आ रहे हैं, वो अति आत्मविश्वास सीधे तौर पर प्रधानमंत्री के ऊपर उंगली उठा रही है, क्योंकि पूरा का पूरा जो लोकसभा का चुनाव था वो मोदी के चेहरे पर लड़ा गया था, और शायद ये उनका अति आत्मविश्वास ही था, क्योंकि उससे पहले कुछ राज्यों में जहां विधानसभा चुनाव हुए थे वहां उनकी जीत हुई थी और वो सारे चुनाव उन्हीं के चेहरे पर लड़े गए। तो जाहिर तौर पर वो जो जब जीते आप तो उसकी जिम्मेदारी उसकी क्रेडिट आपको मिली,
तो जब हारे हैं तो उसकी जिम्मेदारी भी आप पर होनी चाहिए, लेकिन वो जिम्मेदारी इनकी तरफ ना आए, यानी केंद्रीय नेतृत्व की तरफ। उसके लिए ये चीज़ें जो है एक वर्ग को, जो योगी आदित्यनाथ से नाराज वर्ग है वहाँ के मंत्रियों का और विधायकों का, उसको एक पुशअप किया जा रहा है कि वो ऐसी आवाज़ उठाएं ताकि ये पता चले कि एक बड़ा वर्ग अभी भी प्रधानमंत्री मोदी का समर्थक है। और जैसा आपने भी बताया कि हरियाणा में जो अभी प्री पोल सर्वे हुए हैं, उस सर्वे के मुताबिक कोई भी व्यक्ति, यानी जो एक पीएम मोदी का फेस हुआ करता था कि वो चुनाव की, उसको इस तरह से पिछले 10 साल से पेश किया गया कि चुनाव जिताने की वो गारंटी है, अब उस फेस की कोई वहां पर चर्चा ही नहीं कर रहा है, यानी आम मतदाता भी अब उसकी चर्चा नहीं कर रहा है। और अमलेंदु जी, हम लोगों ने चुनाव में देखा था, लोकसभा के चुनाव थे, बावजूद इसके तमाम जगहों पर प्रधानमंत्री मोदी की चर्चा उस तरह से नहीं हो रही थी जितनी कि 2019 में हो रही थी और 2014 में। बिल्कुल प्रधानमंत्री की उस तरीके से चर्चा नहीं हो रही थी जैसे 1914 में हुई, और 2024 में प्रधानमंत्री बहुत ज़्यादा थके हुए हम लोगों को नजर आए थे, किस तरीके से प्रधानमंत्री बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, और इसीलिए उनकी भाषा का स्तर लगातार गिरता गया था। और हो सकता है कि उनके भाषा का स्तर गिरने की वजह से भी हार का जो मार्जिन था वो बढ़ता चला गया। हालांकि विपक्ष का आरोप ये है कि ईमानदारी से 240 सीटें नहीं आई हैं, इसमें भी बेईमानी की गई है। विपक्ष का आरोप है, अब इसकी कोई जाँच हो निष्पक्ष तरीके से तभी ये आरोप सिद्ध हो सकते हैं या इनकी असलियत सामने आ सकती है। लेकिन आरोप है कि ये 240 सीटें वास्तव में जनादेश नहीं है, जनादेश 140 सीटों का है। 100 सीटों के आसपास गड़बड़ी की शिकायतें जो है विपक्ष कर रहा है। तो अब वो विपक्ष के अपने आरोप हैं, लेकिन प्रधानमंत्री का स्तर, मतलब ग्राफ गिर रहा है और उनका ब्रांच समाप्त हो रहा है, ये तो लगातार देखने में आ रहा है। लगातार देखने में आ रहा है। अब हरियाणा में भी जो प्री पोल सर्वे है वहां भी ये पता चला। इसके अलावा कुछ दिन पहले, मेरे ख्याल से 1-2 हफ्ते पहले, महाराष्ट्र के बारे में भी एक सर्वे इस तरह का आया था, और वहां भी बीजेपी को बहुत बड़े नुकसान के आने वाले दिनों में, चूंकि हरियाणा और महाराष्ट्र दोनों जगह विधानसभा चुनाव होने हैं, तो दोनों ही जगह वहां पर बीजेपी या एनडीए गठबंधन की हार की पूरी संभावना दिखाई जा रही है। और उसके पीछे ये जो जिस तरह से केंद्रीय स्तर पर प्रयोग किए गए हैं, महाराष्ट्र में सरकार बनाने का प्रयोग किया गया है, जिसकी वजह से लोकसभा चुनाव भी एनडीए को हारना पड़ा है, उसको सबसे बड़ा जिम्मेदार बताया जा रहा है कि ये जो केंद्रीय स्तर पर जिस तरह की नीतियां बनाई जा रही हैं, लोगों को, विपक्षी दलों के नेताओं को जेल भेजा जा रहा है, जांच करवाई जा रही है, उनके खिलाफ मुकदमे ठोके जा रहे हैं, तो ये सब चीज़ें पहले अभी तक चुनाव जिता रही थी। हालांकि ये चुनाव नहीं जिता रही थी, चुनाव हारने के बाद भी सरकारें बनवा रही थी, लेकिन अब ये पूरी तरह से इसके खिलाफ जा रही हैं, बीजेपी के ही खिलाफ जाने लगी हैं। पर ये चीज़ें, बीजेपी की ये कार्यशैली अभी तक रुकी नहीं है। अभी जैसे कि अमलेंदु जी ने बताया कि ईडी की छापेमारी नीतीश कुमार के सबसे खास आईएएस अधिकारी के यहाँ हुई, और आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव ने आरोप लगाया कि एनडीए को समर्थन देने की जो नीतीश कुमार की मजबूरी है, शायद उसी वजह से है, क्योंकि वो बीच में जब दूरी बनाने की कोशिश कर रहे थे तभी ये छापेमारी हुई है। तो निश्चित तौर पर इसका कुछ कनेक्शन समझा जाए वहाँ से। नहीं, बिल्कुल कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है समीर जी। देखिए, उसके बाद ही नीतीश कुमार के सुर काफ़ी बदले हुए नजर आते हैं। इससे पहले भी ये वो नीतीश कुमार जब साथ में थे इधर महागठबंधन के या इंडिया गठबंधन के साथ में, उस समय भी कुछ छापेमारी हुई थी, और फिर उसके बाद नीतीश कुमार ने पलट गए। उसी समय ये समझा गया था कि शायद ये मामला जो है इतना आसान नहीं है, नीतीश कुमार को बदलने वाला जो नीतीश कुमार जो है किसी और वजह से पलटे हैं। अब चीज़ें वो समझ में आने लगी हैं कि शायद इसलिए जो है वो पलटे हैं, नीतीश कुमार उधर गए होंगे, और अभी भी शायद केंद्र की तरफ से नीतीश कुमार के ऊपर कुछ दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। तो नीतीश कुमार उस दबाव में आ तो गए हैं, लेकिन पूरी तरीके से दबाव में नहीं आ रहे, उससे दबाव से निकलने की कोशिश भी करते हुए दिखाई पड़ते हैं। आज जो नहीं पहुंचे हैं वो नीति आयोग की बैठक में, हो सकता है कि इसको भी लेकर के आया हो। हालांकि जो मनोज झा हैं, जो आरजेडी के सांसद हैं, उन्होंने कहा है समीर जी कि अगर बीजेपी सोच रही है कि इंडिया गठबंधन में समन्वय की कमी है तो वो गलत है। नीति आयोग क्या है? ये एक ऐसा निकाय है जो एक खास अकादमिक अभ्यास के लिए बनाया गया था। इससे क्या हासिल हुआ? बिल्कुल कुछ नहीं। योजना आयोग में क्या समस्या थी? सिर्फ इसलिए कि ये नेहरू के समय का था, नीति आयोग का गठन हुआ, लेकिन आप नेहरू के दौर की कई चीज़ें लेकर चल रहे हैं। नीति आयोग एक असफल विचार है। तो ये चीज़ें आने लगी हैं कि नीति आयोग किस तरीके से असफल है। जैसे अभी नीति आयोग में अनीतियां जो हैं उनको लेकर के विपक्ष लगातार हमलावर है। और ये बात अभी जैसे शुरू में भी हमने आपको बताया कि ममता बनर्जी ने स्पष्ट कर दिया कि नीति आयोग की कोई उपयोगिता नहीं है, अपनी उपयोगिता को साबित करने में नाकाम रहा है, कोई उसके पास अधिकार नहीं है, वो बिल्कुल बिना किसी
अधिकार की संस्था है। योजना आयोग को फिर से बहाल किया जाना चाहिए। योजना आयोग ने कई दशक तक अपनी उपयोगिता को साबित किया। 1950 से लेकर के और 2014 तक योजना आयोग में 5 साल के लिए, जिसको हम लोग पंचवर्षीय योजना कहते हैं, 5 साल के लिए वहाँ पर योजनाएं बनाई जाती थी। उसको फिर उस पर सरकार अमल करती थी, उसके हिसाब से सरकार उस पर काम करती थी और हर एक सेक्टर को उसमें अलग अलग पंचवर्षीय योजना में खास तवज्जो दी गई थी, जिसको लेकर के योजना बनती थी और उसमें वो बातें कही जाती थी जिससे उस सेक्टर को फायदा पहुंचेगा, उस सेक्टर में बूम आएगा, उछाल आएगा। जैसे पहली बार ज़रूरत थी 1950 के दशक में, तो कृषि को पहली पंचवर्षीय योजना में महत्व दिया गया। उसके बाद फिर उद्योगों को महत्व दिया गया। तीसरी पंचवर्षीय योजना में मिक्स्ड इकोनॉमी को, यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था को, कि कृषि और उद्योग अब साथ साथ काम करेंगे। तो इस तरीके से बिल्कुल प्लान्ड वे में कैटेगराइज करके चीज़ों को आगे बढ़ाया गया, जिसका कि नतीजा जो है साफ तौर पर आज जो तब की 1950 के बाद जो तमाम बड़ी बड़ी कंपनियां बनी, कृषि के क्षेत्र में जो सुधार हुआ, कई क्रांतियां आई, तो ये सब उसी का नतीजा है। तो ममता बनर्जी और अब आरजेडी के नेता मनोज झा भी अब ये कह रहे हैं कि नीति आयोग किसी काम की संस्था नहीं है, इसको खत्म कर देना चाहिए। मनोज झा इस बारे में कुछ कह रहे हैं, एक बार हम लोग सुनते हैं उनका क्या कहना है। आप लोग जानते हैं, बीते 4-5 महीनों में एक बाढ़ सी आ गई है। मैं बार बार कह रहा हूं, जब जवान की शहादत होती है ना, जब तिरंगे में लिपटा हुआ शव आता है कॉफिन बॉक्स में, हम सब श्रद्धांजलि देते हैं। फिर उसके बाद संसद तक पर में उससे चर्चा नहीं होती। आज तक संसद को पता नहीं चला कि पुलवामा पर क्या हुआ था। क्या देश को जानने का अधिकार नहीं है? जिन जवानों की शहादत होती है उनके एकेडमिक एक्सरसाइज के लिए प्रधानमंत्री जी ने एक बॉडी बना दी। इसका हासिल क्या? 0/0, 0 सन्नाटा। प्लानिंग कमीशन से क्या दिक्कत है? सिर्फ इसलिए ना कि नेहरू के जमाने से वो था, तो नेहरू के जमाने की तो बहुत सारी चीजें आप ढो रहे हैं, मजबूरी है आपकी। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी नेहरू के इमेजिनेशन के बगैर नहीं चलेगी। चाहे वो आप तीसरा टर्म ले लें, मैथमेटिकल रियलिटी से हकीकत नहीं बदलती है। हकीकत बदलेगी जब आप पहलकदमियां क्या ठोस लेते हैं, और वहां मैं नीति आयोग को फेलियर मानता हूं। इट्स अ फेल्ड आइडिया। तो जाहिर तौर पर आपको रिवाइव करना चाहिए। और इस जो 240 वाला मैंडेट है बीजेपी का, उसका भी संदेश यही है कि कलेक्टिव शुड बी रिस्टोर्ड। मुझे क्यों पूछते हैं आप लोग? मुझे बेहद दुख होता है इस बात का कि जब प्रधानमंत्री जैसा व्यक्ति ये कहता है कि विपक्ष बरगला रहा है। अरे युवाओं को बरगला लेंगे हम? इतनी हमारी हैसियत नहीं है। कभी प्रधानमंत्री जी सीधा संवाद असल में नहीं करते। उन युवाओं से बात कीजिए ना जो सेना में भर्ती के लिए कोशिश कर रहे थे। सेना कैसा सोचती थी अग्निवीर के बारे में, जो पोटेंशियल रिक्रूटमेंट के लिए तैयारी, वो क्या सोचते थे? प्रधानमंत्री जी, आप अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं। ये मैंडेट आपको सुनने के लिए दिया गया। तो मनोज झा ये कह रहे हैं कि नीति आयोग पूरी तरह से फेल संस्था है, वो बिल्कुल फ्लॉप हो गई है। उसका जिस मकसद से वो बनाई गई थी, हालांकि उन्होंने मकसद पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि योजना आयोग को खत्म ही इसलिए किया गया कि नेहरू ने उस योजना को बनाया था, उस योजना की शुरुआत की थी। हालांकि उस तरह की योजना की बात और उसके गठन की बात अगर उसके इतिहास में जाते हैं तो और पहले उसमें सुभाष चंद्र बोस ने 1938 में इस तरह की एक योजना की बात की थी और वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन इसका औपचारिक रूप से जो गठन हुआ था 1950 में, उसके बाद से इस संस्था ने जो कुछ भी किया उसी की चर्चा विपक्ष अब कर रहा है कि उसने अपनी उपयोगिता को किस तरह से कई दशक तक, 6 दशक तक, 7 दशक तक अपना साबित किया। लेकिन उसको हटा करके केवल इसलिए हटा दिया गया या ख़त्म कर दिया गया, भंग कर दिया गया कि वो योजना नेहरू ने शुरू की थी, और जिस योजना को लाया गया उसकी जगह पर उसको जो रिप्लेस किया गया जिस संस्था से, वो संस्था पूरी तरह से नाकाम रही है। उसका कुछ मतलब ही नहीं साबित हो पाया कि उसने किया क्या। तो अपनी बहुत बड़ी बात है। और नीति आयोग की इस बैठक में वैसे भी गैर एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री नहीं जा रहे हैं, ममता बनर्जी गई भी हैं, तो उनका कहना है कि वो इसकी खामियों को उठाएंगी। और पहले ही मनोज झा से भी पहले उन्होंने इस बात को कहा, कल कहा
कि इसको योजना को खत्म कर देना या इस नीति आयोग को खत्म कर देना चाहिए, इसको बनाए रखने का कोई मतलब नहीं है और योजना आयोग को ही बहाल किया जाना चाहिए। तो अब तो अमलेंदु जी, अगर ममता बनर्जी ने कुछ बोला हो या किसी ने अगर उससे कुछ हमारे पास खबर हो तो जरूर अपडेट करें नीति आयोग से रिलेटेड। महाराष्ट्र से एक बड़ी खबर है समीर जी, जैसा हम लोगों ने अभी चर्चा की थी कि अमित शाह गए थे और शरद पवार के ऊपर हमला करके आए थे और रिंग लीडर करप्शन का उनको कहा था देश की राजनीति में, उस पे आज शरद पवार ने पलटवार किया है और संभाजी नगर में शरद पवार ने कहा कि अद्भुत रूप से जो व्यक्ति इस समय केंद्र में गृह मंत्री है वो ऐसा व्यक्ति है जिसने गुजरात में लॉ का मिसयूज़ किया था, कानून का मिसयूज़ किया था और उसको सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात से तड़ीपार कर दिया था। ये जो है वो हमला शरद पवार ने अमित शाह के ऊपर किया है, पलटवार किया है। अब अगर अमित शाह जाकर के इस तरह की बातें वहाँ करेंगे तो ये होगा। इधर आज उद्धव ठाकरे का जन्मदिन भी है और उद्धव ठाकरे, अभी हम लोग ये लाइव कवरेज विजुअल दिखा रहे हैं, उद्धव ठाकरे मातोश्री में अपने समर्थकों से मिल रहे हैं। तो डीवी लाइव परिवार की तरफ से भी उद्धव ठाकरे जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं। और महाराष्ट्र की राजनीति भी अब काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होने जा रही है। ये जो शरद पवार ने बात कही है अमलेंदु जी, यही चीज़ें राहुल गांधी ने कही थी जिसकी वजह से सुल्तानपुर की कोर्ट में उन पर केस किया गया है और कल उस सुनवाई में वहां पर राहुल गांधी खुद गए हुए थे एमपी एमएलए कोर्ट में। ये वही मामला है। अमित शाह पर कुछ इसी तरह की टिप्पणी उन्होंने किसी सभा में की थी जिसको लेकर के ये केस चल रहा है। तो अब बहुत सारी चीज़ें, जाहिर तौर पर अगर व्यक्तिगत हमले होंगे शरद पवार पर, इतने वरिष्ठ नेता पर जिस तरह से अमित शाह ने हमला बोला था, तो महाराष्ट्र में तो उसका विरोध हुआ ही है। शरद पवार भी अब ये बता रहे हैं कि ये हमला जो कर रहे हैं उनकी अपनी क्या कहानी है, उनकी अपनी क्या राजनीतिक कहानी है, किस तरह से वो राजनीति में आगे बढ़ करके गुजरात से दिल्ली पहुंच रहे हैं। बिल्कुल यही समझाने की कोशिश की जा रही है और विपक्ष अब ये लगातार सवाल उठाएगा अमित शाह को लेकर के, क्योंकि अमित शाह ही इस समय कमांडर इन चीफ हैं मोदी जी के। पिछले 10 वर्षों से वही कमांडर इन चीफ हैं, अभी भी वही कमांडर इन चीफ हैं। और मतलब बीजेपी के अंदर ये सुगबगाहट रहती है कि सुप्रीम पावर जो हैं वही हैं। मतलब एक समय में जो स्थिति लालकृष्ण आडवाणी की सरकार में होती थी अटल जी की, और उनको छद्म प्रधानमंत्री कहा जाता था, तो छद्म प्रधानमंत्री जो मतलब शेडो प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो अमित शाह हैं। तो नरेंद्र मोदी जो हैं वो सिर्फ दस्तखत करने के हैं, वो दस्तखत भी हवा में करते हैं। तो हम लोगों ने देखा कई बार कि किस तरीके से वीडियो सब वायरल होते हैं। तो असली प्राइम मिनिस्टर जो है वो अमित शाह हैं। इस तरीके के आरोप विपक्ष की तरफ से लगते रहते हैं और लोगों के बीच भी ये संदेश जाता है। वो है या नहीं, हम इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं ले सकते कि वो छद्म प्राइम मिनिस्टर हैं कि नहीं, लेकिन जो एक आभास कहा जाता है, एक आभास कहा जाता है वो यही है। तो लेकिन अब अमित शाह जी को भी थोड़ा मुझे लगता है कि सोच समझ के अब प्रहार करना चाहिए, क्योंकि आज ये समझना चाहिए कि अब ये 2014 या 2019 नहीं है, 2024 है और आपकी स्थिति ऐसी है कि किसी भी दिन आपकी सरकार जा सकती है कि आप आलोचना करने पर भी किसी के खिलाफ केस दर्ज हो सकता है। हाँ, बिल्कुल हो सकती है। और अभी आया कि कल जो है वो आंध्र प्रदेश की पुलिस जो थी वो एक ट्रोल है, बीजेपी का ही समझा जाता है, उसको गिरफ्तार करने दिल्ली आ गई थी। तो अब आपकी आंध्र प्रदेश की, जहां आप सरकार में शामिल है, अगर वहां की पुलिस एक बीजेपी के ट्रोल को गिरफ्तार करने आ जाती है दिल्ली, तो अब कुछ भी कहीं भी कुछ हो सकता है। तो कमजोर सरकार में रहते हुए बातें ऐसी नहीं करनी चाहिए कि ये शीशे के मकानों में आप रहें, दूसरे घरों पर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। बिल्कुल। और नीति आयोग की जो बैठक है, तो इस बैठक के बहिष्कार की जो गैर एनडीए शासित राज्य है वो तो पहले ही उसकी घोषणा कर रहे थे, लेकिन अब ये जो महत्वपूर्ण मुद्दा उठा है वो अपने आप में एक नई तरह की राजनीति की तरफ जा रहा है। वो ये कि ये फेल हो चुकी है ये संस्था और इसकी जगह पर योजना आयोग को ही बहाल किया जाए, जो 1950 से लेकर के और 2014 तक तमाम योजनाओं को बनाया करती थी, पंचवर्षीय योजनाओं को बनाया करती थी, उसका एक खाका तैयार करती थी जिसमें तमाम अर्थशास्त्री होते थे, राजनीतिक दलों के नेता होते थे और अलग अलग क्षेत्रों के लोग उसमें शामिल होते थे जो बैठ करके उसकी नीतियां बनाते थे। अब ये जो बहस शुरू हो चुकी है ये अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण होगी और ये नीति आयोग की फेल होना, ये केवल नीति एक संस्था का फेल होना नहीं, ये भी दिखाएगा कि सरकार किस तरह से फेल हुई, क्योंकि इसका गठन जिस तरीके से, जिस उत्साह के साथ और तमाम सब्ज़बाग दिखाते हुए प्रधानमंत्री ने कहा था कि ये योजना कैसे योजना आयोग से भिन्न होगी, अब वो योजना ये दिखाई पड़ रहा है कि बिल्कुल अपनी उपयोगिता को साबित करने में नाकाम रही है। तो एक नई बहस यहाँ से आगे निकलती हुई दिखाई पड़ रही है, वो ये कि नीति आयोग को ख़त्म किया जाए और योजना आयोग को फिर से लाया जाए, फिर से बहाल किया जाए उसी संस्था को। और गैर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के जो आरोप है बजट
को लेकर के जो उनके आरोप है कि यहाँ पर केवल 2 राज्यों को तवज्जो दी गई, लेकिन उनमें से भी एक राज्य के मुख्यमंत्री यानी नीतीश कुमार इस बैठक में शामिल नहीं हो रहे हैं। नीति आयोग की जो बैठक चल रही है, तो न केवल इंडिया गठबंधन के मुख्यमंत्री बल्कि अब घटक दलों के भी मुख्यमंत्री या घटक दलों के नेता भी सरकार के साथ अब सहयोग करने से दूर हट रहे हैं, भाग रहे हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आए हुए हैं इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए, और इस बीच में एक कांग्रेस पार्टी ने एक ट्वीट किया है जिसका हम जिक्र करना चाहेंगे और आप उसको स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे कि मोदी सरकार ने संसद में बताया कि देश के 50% किसान परिवारों पर भारी कर्ज है। आज किसानों की आमदनी लगातार घटती जा रही है और उन पर कर्ज का बोझ बढ़ रहा है। ऐसे वक्त में किसानों को एमएसपी की लीगल गारंटी और कर्ज माफी की जरूरत है, लेकिन मोदी सरकार न तो एमएसपी की लीगल गारंटी देगी न ही कर्ज माफी का कोई प्लान है। तो इसको लेकर के किसान पहले से ही आंदोलित हैं। 15 अगस्त से उन्होंने घोषणा की है कि वो दिल्ली में विरोध प्रदर्शन करेंगे, और किसानों की मांग है कि जब उन्होंने अपना आंदोलन समाप्त किया था, जो 3 कृषि कानूनों के विरोध में उनका आंदोलन चला था, फिर किस सरकार को मजबूर होकर के उस कानून को वापस लेना पड़ा था, और आंदोलन खत्म करने के लिए सरकार ने उनके साथ वादा किया था, किसानों के साथ, किसान नेताओं से, कि हम एमएसपी को लीगल गारंटी बनाएंगे। जो किसान नेता ये कह रहे हैं, संयुक्त किसान मोर्चा इस बात को कह रहा है, लेकिन उनका आरोप है कि अब तक जो तमाम वादे किए गए थे उनमें से किसी पर भी अमल नहीं किया गया। तो ये जो किसानों को लेकर के, सैनिकों को लेकर के जो नाराज़गी चुनाव में दिखाई पड़ी वो अभी भी बनी हुई है। तो लोगों को लग रहा था कि बजट में शायद पहला जो बजट पेश करेंगे उसमें वो चीज़ें दिखेंगी, लेकिन पहले बजट में सिर्फ यही चीज़ दिखी कि सरकार बचाए रखने के लिए जो ज़रूरी था वो किया गया। किसानों के लिए या सैनिकों के लिए या और क्षेत्र में बहुत ज़्यादा उसमें नहीं किए गए। ये विपक्ष की नाराज़गी है, लेकिन विपक्ष के अलावा जो ये जो दूसरे वर्ग हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, इनकी नाराज़गी भी अब सरकार को भारी पड़ने वाली है। जी, इनकी नाराज़गी है। समीर जी, शिक्षा पे बजट कम किया गया, स्वास्थ्य पे बजट कम किया गया, कृषि पे बजट कम किया गया, यहाँ तक कि रक्षा बजट भी कम कर दिया गया। और रक्षा बजट कम करने की बात पे ही हम लोग बात सुन रही जो मनोज झा साहब की, वो रक्षा बजट को लेकर की बातें कर रहे थे और किस तरीके से हमारे जवान शहीद हुए उसको लेकर कह रहे थे। आज भी एक जम्मू कश्मीर में हमारा जवान शहीद हुआ है और 4 जवान जो हैं घायल हुए हैं। हालांकि एक घुसपैठिया जो है वो भी मारा गया, ये अभी आया है, रक्षा सूत्र हैं उनके हवाले से खबर आई है। मछाल जगह है, वहाँ इनकाउंटर हुआ है कुपवाड़ा में। तो ये अब लगातार, मतलब ये सरकार जब से आई लगातार कश्मीर में आतंकी घटनाएं बढ़ रही हैं और हमले भी हो रहे हैं, मुठभेड़ भी हो रही हैं और हमारे जवान लगातार शहीद हो रहे हैं। तो ये इस सरकार की जो रक्षा को लेकर के पॉलिसीज़ हैं, वो चाहे आंतरिक सुरक्षा को लेकर के हो चाहे बाह्य सुरक्षा को लेकर के हो, उसकी जो नीतियां हैं उसके दुष्परिणाम हमारे सैनिकों को भुगतने पड़ रहे हैं। इसको लेकर के भी सवाल लगातार उठ रहे हैं। तो यानी हर वर्ग की तरफ से, हालांकि जो कहा गया वित्त मंत्री की तरफ से कि साहब वो जो बताए थे कि किसान है, जवान है, महिला है और युवा है, ये इस तरीके से 5 जाति बताई गई थी, यही महत्वपूर्ण, उसमें जवान भी थे। तो यानी आपने किसी भी जाति के लिए कोई भी आपने अच्छा काम करने की कोशिश नहीं की, ये समझा सकता है समीर जी। जी बिल्कुल, और उसी को लेकर के विपक्ष का जो आरोप है, और विपक्ष अब उन सरकार के उन पिछले 10 साल के फैसलों पर भी अब सवाल उठा रहा है। सवाल तो पहले से ही उठ रहे थे, लेकिन अब जिस मुखरता के साथ सवाल उठ रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि अब आप उनको खत्म करिए। नीति आयोग को जो खत्म करने की बात की जा रही है, बहुत महत्वपूर्ण बात है, और ये कहा जा रहा है कि योजना आयोग को बहाल करिए। जिस योजना आयोग को आपने खत्म किया है उसने 6-7 दशक तक अपनी उपयोगिता को साबित किया है, लेकिन नीति आयोग 10 साल से है, उसको बने हुए भी 10 साल हो गया, लेकिन उसकी कोई उपयोगिता दिखाई नहीं पड़ रही है कि उसने कोई ऐसा काम किया हो जो कि उल्लेखनीय हो, जिसका कि उल्लेख किया जा सके, महत्वपूर्ण हो और जिसकी चर्चा की जा सके, या लगा हो कि यहाँ ये संस्था कितनी उपयोगी है जिस पर हमारी सरकार इतना खर्च कर रही है। तो ये अब एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है और इसका संदेश जो है अब दूर तक जाएगा, दूर तक इसलिए कि अब ये एक नए डिस्कोर्स को जन्म दे रहा है कि ऐसी चीज़ को
सरकार के उन फैसलों को खत्म करने का, बदलने का, उनसे वापस आने का दबाव बढ़ेगा, जिसको कि सरकार ने बड़े उत्साह के साथ, और ऐसा लगा कि शायद बहुत बड़ा विज़न लेकर के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, जो 2014 में दिखाई पड़ रहा था। उनमें से एक ये भी संस्था थी, यद्यपि उस समय भी बड़ा इसको लेकर के विरोध हुआ था कि योजना आयोग को खत्म करने का कोई एक लॉजिक नहीं दिख रहा है, कोई औचित्य नहीं दिख रहा है, क्यों उसको खत्म किया जा रहा है। तो अब जब योजना आयोग को फिर से बहाल करने की बात आएगी तो जाहिर तौर पर सरकार को उसका जवाब देना होगा, और ये सरकार के लिए बड़ी एक एम्ब्रेसिंग सिचुएशन फिर से एक बार आने बिल्कुल बिल्कुल पैदा होगी। समीर जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि योजना आयोग को बहाल करने की मांग होने लगी है। और देखिए, योजना आयोग में जो योजनाएं बनती थी वो पंचवर्षीय योजना बनती थी, 5 वर्ष का तय कर लिया जाता था। सरकार चाहे आए और सरकार चाहे चली जाए, फर्क नहीं पड़ता था। वो योजना तय हो जाती थी कि किन योजनाओं पर काम चलना है, तो वो विकास की योजनाएं होती थी। और हमारे देश ने जो तरक्की की, उन पंचवर्षीय योजनाओं की वजह से ही तरक्की हुई। आज जो बैठक हो रही है नीति आयोग की, ये नवी बैठक गवर्निंग काउंसिल की है, इसका एजेंडा क्या है? विकसित भारत @ 2047, यानी आने वाले 5 वर्ष में क्या विकास होगा, इसकी कोई चिंता नहीं है। 2047 की तैयारी के लिए बात हो रही है। यहाँ तो 1000 साल तक, हाँ, 1000 से हाँ, तो बहुत नज़दीक है, बहुत नज़दीक है। तो अब आप समझ सकते हैं कि नीति आयोग मतलब किस तरीके के विद्वान लोग नीति आयोग में हैं, और नीति आयोग को, ये तो विपक्ष आरोप लगाता है कि ये सारी चीजें हवा में हो रही हैं, अभी क्या है वो कुछ नहीं पता है। 1000 साल बाद सारी चीज़ें हवा में हो रही हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो थे, उत्तर प्रदेश में हार के बाद जय श्री राम बोलना भूल गए थे, और उड़ीसा में सरकार बनने की वजह से जय जगन्नाथ बोल रहे थे। उस जय जगन्नाथ वाले राज्य उड़ीसा में, समीर जी, आलू की शॉर्टेज हो गई है, आलू की जी। और वहाँ की जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, वो चिट्ठी लिख रहे हैं बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी को कि हमारे राज्य में आलू की सप्लाई जरा सुचारू करवा दीजिए, क्योंकि यहाँ आलू की शॉर्टेज हो गई है और दाम आलू के काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। अब ये नया तरीके का समीकरण है समीर जी। बैठक हो रही है नीति आयोग की दिल्ली में, जय जगन्नाथ बोल रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उड़ीसा में सरकार बनने पे। उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री जो इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं हैं, वो इंडिया गठबंधन की मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिख रहे हैं कि हमारे राज्य में आलू की कीमतें बढ़ गई हैं, जरा अपने राज्य से आलू भिजवा दीजिए ताकि यहाँ आलू की कीमतें कंट्रोल में आ जाएं। सवाल ये है कि वहाँ की राज्य सरकार क्या कर रही है, डबल इंजन की सरकार है, वो क्या कर रही है? क्या ये कोई नया समीकरण बन रहा है अब उड़ीसा में भी समीर जी, इंडिया गठबंधन का कोई, कि ममता बनर्जी के जरिए अब जो है वो मतलब नवीन पटनायक जो हैं वो इंडिया गठबंधन में अपनी संभावनाएं तलाश रहे हैं, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से जगन मोहन रेड्डी जो हैं, अखिलेश यादव और संजय राउत और प्रियंका चतुर्वेदी के जरिए जो है वो इंडिया गठबंधन में अपनी संभावनाएं तलाश रहे हैं। अगर इस तरीके की संभावनाएं दोनों तलाश रहे हैं तो हम समझ सकते हैं कि आने वाले दिन इस सरकार के लिए और ज़्यादा कठिन होने वाले हैं। वही बात कि यहाँ पर इंडिया गठबंधन का लगातार विस्तार हो रहा है, जो अभी उसके साथ जो दल है वो बिल्कुल मजबूती के साथ खड़े हैं। एनडीए गठबंधन के दलों के बीच में कोई अब उस तरह का विश्वास, भरोसा नहीं दिखाई पड़ रहा है। आशंकित तो पहले भी थे, चूंकि इंडिया गठबंधन ने, भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए गठबंधन में के अपने जो उसके सहयोगी दल हैं उनको जहां पहुंचा दिया पिछले 10 साल में, तो आशंकित तो पहले से भी थे, लेकिन चूंकि चुनावी मजबूरी थी, जो कुछ भी रहा हो, राजनीतिक मजबूरी रही हो, उसके साथ बंधे हुए थे। पर अब धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि वो दूरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर ही उथल पुथल मची हुई है, पार्टी के नेताओं के बीच में तलवारें खींची हुई है। और माना यह जा रहा है कि ऐसा इसलिए हो रहा है कि अब सीधे तौर पर जो केंद्रीय नेतृत्व है, यानी केंद्रीय नेतृत्व में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात नहीं होती है, औपचारिक तौर पर तो उन्हीं को माना जाता है, लेकिन माना यह जाता है कि केंद्रीय नेतृत्व का मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह। तो जिस तरह से उनके खिलाफ एक राज्यों के भीतर और मुख्यमंत्रियों के भीतर, नेताओं के भीतर एक आक्रोश की स्थिति आ रही है, ये अब दिखाई पड़ रहा है कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी कहाँ जा रही है। और लोकसभा चुनाव में जिस तरह से उसको सीटें मिली हैं, जिस तरह से अल्पमत की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चला रहे हैं, तो उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि उन्होंने अपने जो ये 20-22 साल का उनका जो राजनीतिक जीवन मुख्यमंत्री से लेकर के प्रधानमंत्री तक का रहा है, इसमें उन्होंने कभी भी इस स्थिति का सामना नहीं किया है।
बहुत विषम परिस्थिति में फंस गए हैं नरेंद्र मोदी, जिसको कहा जा सकता है। देखिए समीर जी, एक तो नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री पहले बने, विधायक बाद में बने, और प्रधानमंत्री पद के दावेदार पहले बन गए, सांसद बाद में बने, और लगातार मतलब वहाँ भी विपक्ष का उनको सामना नहीं करना पड़ा मुख्यमंत्री रहते हुए, और 10 साल प्रधानमंत्री रहते हुए विपक्ष का भी सामना नहीं करना पड़ा। और ये उनके मन के अंदर बड़ी टीस भी थी। एक चुनाव से पहले एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा भी था कि मेरे जीवन की एक इच्छा रह गई कि मुझको एक मजबूत विपक्ष नहीं मिला। अब वो अंतिम इच्छा जो थी मोदी जी की वो पूरी हो गई कि मजबूत विपक्ष नहीं मिला। अब मजबूत विपक्ष मिल गया है, और इतना मजबूत विपक्ष मिल गया है कि प्रधानमंत्री को देश के सामने आके रोना पड़ रहा है कि ढाई घंटे तक जो है वो गला घोटा गया लोकसभा के अंदर प्रधानमंत्री का। तो इतना मजबूत जब विपक्ष मिल गया है समीर जी, तो आप समझ सकते हैं कि अब दिक्कतें तो पैदा होंगी। और क्या दिक्कतें पैदा होंगी, और बीजेपी पार्टी के भीतर से भी दिक्कतें पैदा हो रही थी। पहले तो था कि जो भी दिक्कतें पैदा करने वाले लोग थे उन सबको राजनीति से पूरी तरह से किनारे कर दिया गया, गुजरात में हो चाहे दिल्ली में तो खैर इनके आने के बाद से 2014 के बाद से कुछ कम ही लोगों ने इस तरह की कोशिश की कि उन्होंने चुनौती देने का प्रयास किया हो। लेकिन गुजरात में शुरुआती दौर में कई नेताओं ने बीजेपी को के थे जो वरिष्ठ नेता थे जिन्होंने चुनौती देने की कोशिश की। उस संजय जोशी का भी एक बड़ा नाम है। हालांकि वो पहले इनके ही मित्र थे, दोनों शासक प्रचारक थे। और फिर संजय जोशी किस तरीके से गुजरात से बाहर हुए वो सबने देखा। केशुभाई पटेल जो इनके गुरु समझे जाते थे उनको किस तरीके से किनारे किया गया, फिर केशुभाई पटेल को अपनी पार्टी बनानी पड़ी। हालांकि बाद में आए, फिर ये सब देखा किस तरीके से अफसान हुआ। तो नरेंद्र मोदी जिस तरीके से आगे बढ़ते रहे हैं, तो नरेंद्र मोदी विपक्ष को नुकसान पहुंचा के आगे नहीं बढ़े हैं समीर जी, वो अपनी पार्टी का ही नेतृत्व को समाप्त करके आगे बढ़ते रहे हैं। तो अब ये इस पर लंबी चर्चा हो जाएगी, ये चर्चा का विषय नहीं है, चूंकि हम लोग खबरों पे चर्चा कर रहे हैं तो ये बीच में हो जाएगा। लेकिन जो नरेंद्र मोदी को अब मजबूत विपक्ष का जो है सामना करना पड़ रहा है, और विपक्ष मजबूत है। और आज जिस तरीके से नीति आयोग में जो अनीति है उसको लेकर के विपक्ष हमलावर हुआ है, और संजय राउत ने कहा कि इंडिया गठबंधन के मुख्यमंत्री नहीं जाएंगे। अकेली ममता बनर्जी गई हैं इंडिया गठबंधन की तरफ से, वो भी एक डिसेंट नोट लेकर के गई हैं, और ये बताने के लिए गई हैं कि इस नीति आयोग में बहुत सारी अनीति है, इसको भंग किया जाना चाहिए और योजना आयोग को बहाल किया जाना चाहिए, ये लेकर के गई हैं। और खुद नीतीश कुमार जो एनडीए के सहयोगी हैं वो भी इस बैठक में नहीं पहुंच रहे हैं। तो अब नीति आयोग के जरिए एक बिल्कुल नई तरह की राजनीतिक स्थिति बनती चली जा रही है। विपक्षी नेता, विपक्षी मुख्यमंत्री जो इंडिया गठबंधन के मुख्यमंत्री है वो तो इसका विरोध कर रहे हैं, बहिष्कार उन्होंने किया है, गए ही नहीं है। इस समय एक बड़ी खबर ये आ रही है कि ममता बनर्जी को नीति आयोग की बैठक में बोलने से रोका गया, उनका माइक बंद किया गया, और ममता बनर्जी बैठक छोड़ के बाहर निकल आई हैं। इस समय की बड़ी खबर समीर जी इस समय ये आ रही है जी। उन्होंने कहा कि उन्हें सिर्फ 5 मिनट बोलने दिया, या उन्हें बोलने से रोका गया। नाराज होकर के वो बैठक से बाहर आ गई हैं ममता बनर्जी। और ममता बनर्जी ने कहा ही यही था कि मैं जा ही इसलिए रही हूं कि राज्यों का जो गैर एनडीए शासित राज्य है उनका पक्ष वहां पर रख सकूं कि किस तरह से उनके साथ भेदभाव हो रहा है, और इस बैठक का कोई औचित्य नहीं है। अब यह खबर आ रही है कि उनको वहां बोलने नहीं दिया गया, और बीच में बैठक को छोड़ करके निकल गई ममता बनर्जी, नाराज होकर के निकल गई, इसलिए कि उनको वहां पर जब बोलने ही नहीं दिया जाएगा तो फिर फायदा क्या। वो केवल सुनने के लिए वहां नहीं गई थी, ऐसा शायद उनका कहना है। अगर कुछ इस पर बोलने ममता बनर्जी कहती हैं तो उसकी वो हम आपको सुनवाएंगे। लेकिन अभी जो खबर आ रही है कि बैठक इसलिए छोड़ करके वो चली आई कि वो फंड की बात कर रही थी, पश्चिम बंगाल के लिए फंड मांगने की बात कर रही थी, लेकिन उनका माइक रोक दिया गया। उनका ये आरोप है, ममता बनर्जी का आरोप है कि तमाम लोगों को 20 मिनट तक बोलने की अनुमति दी गई, लेकिन उनको 5 मिनट भी नहीं बोलने दिया गया, माइक बंद कर दिया गया। तो ममता बनर्जी क्यों बाहर चली आई नीति आयोग की बैठक से नाराज होकर के? क्या रहा, क्या वजह रही, क्या आरोप उनके हैं, एक बार सुनते हैं ममता बनर्जी क्या कह रही हैं, और नीति आयोग की बैठक को छोड़ करके बीच में ही उनको क्यों बाहर आना पड़ा। उसको नहीं तो प्लानिंग कमीशन को वापस ले आइए। देखिए मेरा स्टेटमेंट ये आपके कहना है कि अब 3 साल से हमारा 100 दिन का बंद करके रखा, बंद करके रखा, लोड बंद करके रखा। ऐसे कोई गवर्नमेंट नहीं चलता है। आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए। जो डिस्क्रिमिनेट
क्या थोड़ा माइक बंद किया गया क्या? दीदी आप देखिए वॉकआउट मैं बोलने चाहते थे दादा वो बात की बोलने के लिए वो 5 मिनट में स्टॉप कर दिया। जब हमारा से बहुत आगे जो बोला है 5 जन तो लोगों ने मैं एक ही लाया, लेकिन आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए। इफ यू डिस्क्रिमिनेट योर पार्टी when you are in power you have to take care of বুমন আছে मैंने जो बोला एक ने बोला है उसका बाद में। तो ममता बनर्जी नीति आयोग की बैठक को बीच में छोड़ करके चली आई। उनका कहना है कि फंड मांगने पर माइक बंद किया गया, उन्हें बोलने नहीं दिया गया। जो भेदभाव का आरोप विपक्ष लगा ही रहा है वो वहां पर बोलने में भी आरोप लगा रही हैं ममता बनर्जी की। दूसरे नेताओं को, दूसरे मुख्यमंत्रियों को तो बोलने के लिए 20 मिनट से भी ज़्यादा समय दिया गया, लेकिन मुझे 5 मिनट का अभी समय नहीं दिया गया और माइक को बंद कर दिया गया। तो नीति आयोग की बैठक को बीच में छोड़ करके निकल आई हैं ममता बनर्जी, अपनी नाराजगी जाहिर कर रही हैं। और उन्होंने बाद में निकल करके बाहर मीडिया से बात की, ये बताया कि बोलने नहीं दिया गया, माइक बंद कर दिया गया। ये माइक बंद कर देने वाली भी विचित्र बात है। लोकसभा में, पार्लियामेंट के भीतर विपक्षी दलों के सांसद ये आरोप लगाते हैं। इस पार्लियामेंट में ऐसा लगा कि शायद इस बार ये ना हो, लेकिन इस बार भी ऐसे आरोप लगे कि विपक्षी सदस्यों के माइक बंद कर दिए गए। और अब ये नीति आयोग की बैठक में ममता बनर्जी बहुत बड़ा आरोप लगा रही हैं, क्योंकि बाकी जो दूसरे विपक्षी दलों के मुख्यमंत्री थे, इंडिया गठबंधन के मुख्यमंत्री थे, वो लोग तो गए ही नहीं, उन्होंने बहिष्कार किया था। ममता बनर्जी गई थी और चूंकि उन्होंने यही कहा था कि जो विपक्षी राज्यों की सरकारों के साथ, विपक्षी सरकारों के साथ हो रहा है, मैं उसका मुद्दा उठाऊंगी, बात करूंगी। लेकिन उन्होंने कहा कि जैसे ही हमने फंड का मुद्दा उठाया तो 5 मिनट के भीतर ही उन्हें बोलने से रोक दिया गया, माइक बंद कर दिया गया। एक बहुत बड़ा ये आरोप है और नीति आयोग की बैठक, नीति आयोग पर ही वो पहले से सवाल उठा रही हैं। इस तरह की जो उनके साथ घटना हुई है तो ये अब मुद्दा और आगे बढ़ेगा कि अब नीति आयोग की क्या ही उपयोगिता है। विपक्षी सांसद, विपक्षी मुख्यमंत्री जा ही नहीं रहे हैं। विपक्षी मुख्यमंत्री अगर कोई जा भी रहा है तो उसको बोलने नहीं दिया जा रहा है। बिल्कुल समझिए, ममता बनर्जी का साफ साफ कहना है कि जो विपक्षी मुख्यमंत्री हैं उनमें से अकेली मैं इस बैठक में शामिल हुई थी और मैं जब बोलने के लिए खड़ी हुई, मैंने जब राज्य के मुद्दे उठाना शुरू किए तो मेरा माइक बंद कर दिया गया और 5 मिनट बाद ही ये मेरा माइक बंद कर दिया, जबकि मेरे सामने तमाम लोग थे 20-20 मिनट के लिए बोले। और उन्होंने कहा कि ये जो है पूरे विपक्ष का अपमान है, ये सिर्फ मेरा अपमान नहीं है या बंगाल का अपमान नहीं है, ये पूरे विपक्ष का अपमान है, पूरे विपक्ष शासित राज्यों का अपमान है। तो निश्चित तौर पर यह अपमान है। अगर ममता बनर्जी गई थी वहाँ और अपनी बात रख रही थी तो आखिर बात रखने में, बात सुनने में दिक्कत क्या? असल में सरकार को, समीर जी, इस सरकार की परेशानी ही है कि इसे बोलते हुए लोग अच्छे नहीं लगते हैं, ये सुनना नहीं चाहती है। भी आलोचना तो एकदम नहीं, आलोचना तो बिल्कुल नहीं, चूंकि यहाँ वन वे ट्रैफिक है, मन की बात होती है सिर्फ प्रधानमंत्री की। बाकी भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी अगर कोई कुछ बोलना चाहता है तो उसके भी बोलने की अनुमति नहीं है। और यही बात राहुल गांधी ने सदन के अंदर लोकसभा में कर दी थी। जब प्रधानमंत्री मौजूद थे, बीजेपी के सांसदों से उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ तो ये G22, 23 जाने क्या क्या बन जाते हैं, आप नहीं बोल सकते अपने यहाँ। और सन्नाटा छा गया था उसमें। बीजेपी के किसी सांसद के मुंह से एक शब्द नहीं निकला, जबकि उस समय गडकरी साहब और राजनाथ सिंह जो थे वो भी मौजूद थे, मुझको जहाँ तक ध्यान पड़ रहा है वो भी मौजूद थे। उनके मुंह से भी एक शब्द नहीं निकला कि नहीं हम बोल सकते हैं, कुछ भी प्रधानमंत्री के खिलाफ भी बोल सकते हैं, नहीं किसी के मुंह से शब्द निकला। तो यानी कि मोदी जी जो हैं उनको किसी का बोलते हुए लोग जो हैं उनको पसंद नहीं आते हैं, ये समझा सकता है। इसलिए सदन में भी बार बार माइक बंद होते हैं, हमने देखा किस तरीके से। और अब नीति आयोग की बैठक में भी माइक बंद होने लगे, यानी ये माइक मुसीबत बन गया इस सरकार की। तो बड़ा आरोप है ये ममता बनर्जी का कि नीति आयोग की बैठक में उन्हें बोलने नहीं दिया गया। नाराज होकर के वो बैठक बीच में ही छोड़ करके बाहर आ गई, मीडिया से उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि दूसरे मुख्यमंत्रियों के यहाँ भी भेदभाव किया जा रहा है, जो बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, उनको बोलने के लिए 20 मिनट से भी ज़्यादा का समय दिया जा रहा है। लेकिन मैं जब बोलने लगी और मैंने पश्चिम बंगाल के लिए फंड का मुद्दा उठाया तो 5 मिनट के भीतर ही मुझे बोलने से रोक दिया गया और मेरा माइक बंद कर दिया गया। ये आरोप ममता बनर्जी लगा रही हैं और बैठक को बीच में ही छोड़ करके चली आई। आपको बता दें कि इस नीति आयोग की बैठक आज सुबह 10 बजे से शुरू हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में तमाम गैर एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, यानी इंडिया शासित राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं,
इंडिया गठबंधन के नेताओं की उन्होंने पहले ही बहिष्कार किया था और ममता बनर्जी अगर गई थी तो वो भी बीच में छोड़ करके चली आई, बड़े आरोप लगा रही हैं। एक बार फिर सुनते हैं ममता बनर्जी क्या कह रही हैं, बैठक छोड़ करके क्यों आई हैं। অপোজিশনের কেউ আসেনি, কিন্তু আপনাদের পরিষ্কারভাবে বলছি, আপনারা বাজেটে আমাদের বঞ্চনা করেছেন, আপনারা বাংলার সমস্ত উন্নয়নের প্রজেক্ট বন্ধ করে দিয়েছেন, আপনারা বিরোধী দলের কোনো রাজ্যকে কোনো সুযোগ দেন না, এবং আপনারা আমাদের 3 বছর ধরে 100 দিনের কাজ বন্ধ, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা বন্ধ, রুরাল রোড যোজনা বন্ধ, সমস্ত কিছু বন্ধ করে রেখেছেন, এমনকি ফুড সাবসিডি পর্যন্ত দেননি। আমরা 1,71,000 কোটি টাকা পাই লাস্ট ইয়ার পর্যন্ত, এই বাজেটেও কিছু নেই, শুধু জিরো। এইটুকু বলার সাথে সাথেই আমার মাইকটা স্টপ করে দিয়েছে। আমি বললাম, why you discriminate, why you stop me? I am only attending. You should be happy for that. Instead of that, you are giving more scope to your party, your government, and you only me on behalf of opposition, only I am there, and you stop my mic. আপনি আমার মাইক বন্ধ করে দিচ্ছেন। আপনাদের এই বঞ্চনা আমি মানি না, তাই মনে রাখবেন আমি চললাম। बंगाल का दीदी इंसल्ट है, ये आपका इंसल्ट बंगाल का नहीं, सब रीजनल पार्टी का इंसल्ट है। दीदी ऑपोजिशन की तरफ से आप अकेले शामिल हुए थे। बड़ा आरोप ममता बनर्जी लगा रही हैं कि नीति आयोग की बैठक में, जिस बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, उसमें उनको बोलने से रोक दिया गया, उनका माइक बंद कर दिया गया। अपने राज्य के लिए वो फंड की बात कर रही थी, राज्य के मुद्दों को उठा रही थी, उनको क्या ज़रूरतें हैं, आर्थिक ज़रूरतें, उस पर वो बोलना चाह रही थी, लेकिन उनका माइक बंद कर दिया गया। अकेली विपक्ष की मुख्यमंत्री थी जो कि इस बैठक में शामिल हुई थी, इसके बाद भी उनको भी नहीं बोलने दिया गया। और पहले जो इंडिया गठबंधन के शासित राज्यों के जो दूसरे मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने पहले से ही इसका बहिष्कार करने की घोषणा कर रखी थी। अब ये ममता बनर्जी ने जो आरोप लगाए हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो बहिष्कार करने वाले मुख्यमंत्री हैं, अब उनके आरोपों को पुख्ता कर रहे हैं, जिस तरह से ममता बनर्जी ये बात कर रही हैं। और उनके जो विपक्षी मुख्यमंत्री हैं, उनका भी यही कहना था, विपक्षी दलों के मुख्यमंत्री, कि वो जाने से कोई फ़ायदा नहीं है, वहाँ से कुछ मिलने वाला नहीं है, कुछ हासिल होने वाला नहीं है, वहाँ उन्हीं की बात सुनी जाती है जो सरकार के समर्थन की बात करते हैं, सरकार के मतलब की बात करते हैं, या फिर जो बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, उन्हीं को वहाँ सुविधाएं दी जाती हैं या वहाँ पर उनके हित की बातें कही जाती हैं। तो ये बड़ा आरोप जो ममता बनर्जी ने लगाया है, ये अब बीजेपी सरकार के खिलाफ, एनडीए सरकार के खिलाफ अब जो एक विपक्ष की घेराबंदी थी, वो और ज़्यादा पुख्ता हो रही कि कैसे हर कदम पर, बजट में से लेकर के और नीति आयोग तक में, किस तरह से विपक्षी राज्यों के साथ, जहां पर विपक्षी दलों की सरकारें हैं, उनके साथ कैसे भेदभाव किया जा रहा है। ये बड़ा मसला समीर जी बन गया है और विपक्ष के आरोप अब सच साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। और ये समझ में आ रहा है कि जो विपक्षी नेताओं ने फैसला लिया कि वो नीति आयोग की बैठक में नहीं जाएंगे, शायद वो उनका फैसला उचित था। अब ये साबित हो रहा है, क्योंकि ममता बनर्जी ने कहा कि मैं बोल रही थी, मेरा माइक बंद कर दिया गया, मैंने कहा कि आपने मुझे क्यों रोका, आप भेदभाव क्यों कर रहे हैं, मैं बैठक में भाग ले रही हूँ, आपको खुश होना चाहिए। इसके बजाय आप अपनी पार्टी और सरकार को अधिक गुंजाइश दे रहे हैं। विपक्ष से केवल मैं ही हूँ और आप मुझे बोलने से रोक रहे हैं। यह न केवल बंगाल का अपमान है, बल्कि सभी क्षेत्रीय दलों का भी अपमान है। ये बड़ा आरोप ममता बनर्जी ने बाहर निकल कर लगाया, चूंकि वो अंग्रेजी में तो उनकी बाइट थी और बांग्ला में थी, इसलिए हमने उसका हिंदी तर्जुमा करके अपने दर्शकों को बताया कि ममता बनर्जी ने कहा क्या। ये बड़ा आरोप ममता बनर्जी का है समीर जी। और ममता बनर्जी इस बैठक में गई थी, बिल्कुल सही के कहना है ममता बनर्जी का कि बीजेपी को खुश होना चाहिए था, नरेंद्र मोदी को खुश होना चाहिए था कि कोई व्यक्ति इंडिया गठबंधन की तरफ से यहाँ आकर इस बैठक में शामिल हुआ है। भले ही आप बाद में उसको प्रचारित करवाते, जैसा प्रचारित करवाने की कोशिश कर रहे थे कि इंडिया गठबंधन में फूट पड़ गई है। हालांकि मनोज झा ने कहा कि अगर ममता बनर्जी ने कल ही स्पष्ट कर दिया था कि मैं क्यों जा रही हूँ, बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था। अपना एजेंडा भी उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि मैं किस एजेंडे को लेकर के जा रही हूँ। उनका एजेंडा साफ था कि एक तो राज्यों की हमको बात करनी है, राज्यों के साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है उसकी बात करनी है, नीति आयोग में जो अनीति है उसको लेकर के बात करनी है, योजना आयोग को बहाल किया जाए उसकी बात करनी है। अपने एजेंडा उन्होंने स्पष्ट कर दिया था और उसको लेकर के ममता बनर्जी पहुंची। ममता बनर्जी जब पहुंची तो इसमें देखिए मुझे समीर जी, मुझे लगता है कि यहाँ भी इंडिया गठबंधन बीजेपी के ऊपर हावी हो गया और इंडिया गठबंधन ये बताने में कामयाब रहा देश की जनता को कि हमने जो फैसला लिया था नीति आयोग की बैठक में न जाने का, वो हमारा फैसला उचित था। चूँकि वहाँ विपक्ष के मुख्यमंत्रियों के साथ इस तरीके का व्यवहार किया था, उनका माइक बंद कर दिया था, उनको बोलने नहीं दिया था। ये सरकार बजट में तो कटौती कर ही रही है, बजट में तो उन राज्यों के साथ
सौतेला व्यवहार कर ही रही है जिन राज्यों ने बीजेपी को नकार दिया, लेकिन नीति आयोग की बैठक में भी जो है उनके साथ इसी तरीके का सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। नीति आयोग भी एक तरीके से मोदी सरकार का दुमछल्ला बन के रह गया है। ये विपक्ष का आरोप जनता को अब सच साबित होता हुआ नजर आएगा समीर जी। बिल्कुल, और ये सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने जो कही कि बंगाली अस्मिता की जो बात कही है ममता बनर्जी ने, ये बंगाली अस्मिता को लेकर के लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, हर जगह भारतीय जनता पार्टी को घेरने की तृणमूल कांग्रेस ने, ममता बनर्जी ने कोशिश की थी। अब जिस तरह से एक बार फिर उन्होंने बंगाली अस्मिता की भी बात कही है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और जो विपक्षी दलों के मुख्यमंत्रियों के जो आरोप थे, वहाँ उन राज्यों के मुख्यमंत्री जहाँ पर विपक्षी गठबंधन की सरकारें हैं, उनका आरोप था कि भेदभाव किया जा रहा है विपक्ष की सरकारों के साथ, उन राज्य सरकारों के साथ जहां विपक्षी दलों की सरकारें हैं। ये आरोप पूरी तरह से पुख्ता हो गए। ममता बनर्जी के जो आरोप अब लग रहे हैं कि बैठक से उनको बाहर क्यों निकलना पड़ा, क्यों आना पड़ा, वहां पर उनको बोलने नहीं दिया गया, माइक बंद कर दिया गया। और ये कह रही हैं कि ये बंगाल के लोगों का अपमान है। बंगाली अस्मिता का सवाल एक बार फिर उन्होंने उठाया है। ये बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किलों भरी, पश्चिम बंगाल में जिस तरह से बीजेपी एक बार आगे बढ़ी और फिर वो जैसे धीरे धीरे अब कम होती गई है, मुझको लगता है कि अब एक बड़ी विकट स्थिति उसके सामने, एक एम्ब्रेसिंग पोजीशन फिर से उसके सामने अब दिखाई पड़ रही है। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी के सामने समीर जी दिक्कत से बंगाल की नहीं है। ममता बनर्जी जो कह रही हैं, ममता बनर्जी यही कह रही है कि ये सिर्फ बंगाल का अपमान नहीं है, सभी क्षेत्रीय दलों का अपमान है और तमाम राज्यों का अपमान है। इसको जो मुद्दा बनाया जाएगा, बीजेपी को आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। क्योंकि आरोप यही लग रहे हैं कि जिन राज्यों ने बीजेपी को नकार दिया है, जैसा M.K. स्टालिन ने कहा कि ये बजट जो लाया गया ये भी इस तरीके से लाया गया कि जिन राज्यों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया उनके साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, उनको धन नहीं दिया जा रहा है, उनका जीएसटी का पैसा, जीएसटी कलेक्शन जो है वो उनको नहीं दिया जा रहा है, बरसों से पेंडिंग पड़ा हुआ है। यहाँ राज्यों के मुख्यमंत्रियों को आकर के दिल्ली में प्रदर्शन करना पड़ता है, धरना देना पड़ता है सारे विधायकों के साथ आकर के हमारा राज्य का जो हिस्सा बनता है जीएसटी का वो दीजिए, और केंद्र सरकार नहीं दे रही है। तो ये बहुत सारी चीज़ें अब सवाल बन गए हैं। और ममता बनर्जी का ये आज का जो मूव है समीर जी, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत कठिन साबित होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद के अंदर वैसे ही घिरे हुए हैं। अब जब सोमवार को संसद चलेगी समीर जी, उसमें ये मुद्दा भी अब जोर शोर से उठेगा कि नीति आयोग की बैठक में किस तरीके से इंडिया गठबंधन की एक मुख्यमंत्री जो पहुंची थी उनके साथ व्यवहार हुआ, उनका माइक बंद कर दिया गया। यानी सदन के अंदर भी माइक बंद होता है, नीति आयोग में भी माइक बंद होता है, विपक्ष की आवाज़ दबाने की कोशिश की जाती है। ये विपक्ष ही नहीं बल्कि जनता की आवाज़ जो है वो दबाने की कोशिश ये सरकार कर रही है। ये संदेश अब विपक्ष देगा और मुझे लगता है कि लोकसभा और राज्यसभा में सोमवार को इसको लेकर के हंगामा होना तय है। और सबसे बड़ी बात यह कि अब ये मुद्दा भी बहुत जोर शोर से उठेगा कि नीति आयोग को क्यों ना भंग कर दिया जाए, सरकार उसको क्यों ढो रही है जब उसकी कोई उपयोगिता ही नहीं है। और योजना आयोग जैसी संस्था जो इतनी महत्वपूर्ण संस्था थी, जिसने अपनी उपयोगिता को 6-7 दशकों तक साबित किया है, उसको क्यों समाप्त कर दिया गया। और कर दिया गया तो उसको एक बार फिर से बहाल किया जाए। तो कई मुद्दे हैं बजट के मामले में, जिस तरह से गैर एनडीए शासित राज्य हैं उनके साथ भेदभाव को लेकर के सरकार पहले ही घिरी हुई है। ये एक मुद्दा और बड़ा महत्वपूर्ण हो गया है कि इंडिया गठबंधन की ओर से, विपक्षी राज्यों की ओर से केवल ममता बनर्जी उस बैठक में शामिल हुई, लेकिन उन्होंने ये बड़ा आरोप लगाया है कि उनको बोलने ही नहीं दिया गया। जैसे ही वो बोलने के लिए खड़ी हुई, उन्होंने अपने राज्य के लिए फंड की बात की, वैसे ही उनका माइक बंद कर दिया गया। और ममता बनर्जी ने इसे पूरे विपक्ष का अपमान बताया है और बंगाली अस्मिता का अपमान बताया है, बंगाल के लोगों का अपमान बताया है। जाहिर तौर पर जैसा अमलेंदु जी कह रहे हैं कि ये सोमवार को जब संसद की कार्यवाही फिर से शुरू होगी तो ये एक बड़ा मुद्दा बनने वाला है। इसको लेकर के विपक्ष शायद हंगामा करे और विपक्ष सरकार से इस पर जवाब मांगेगा कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। तो ममता बनर्जी को एक बार फिर सुनते हैं, वो कुछ कह रही हैं और लगातार वो आरोप लगा रही हैं। सुनते हैं क्या कह रही हैं। बंद करके रखा, अब रोड बंद करके रखा, ऐसे कोई गवर्नमेंट नहीं चलती है। दीदी आपने की वॉकआउट बोलने चाहते थे बोलने के लिए 5 मिनट में स्टॉप कर दिया। जब हमारा से बहुत आगे जो बोला है 5 जन, तो लोगों ने मैं लेके लाया, लेकिन दीदी आपकी
আমি যেটা বলেছি সেটা হচ্ছে আমি দেশের স্বার্থ এবং বাংলার স্বার্থে রাজ্যগুলোর স্বার্থে আজকে এসেছি, একা অপোজিশনের কেউ আসেনি। কিন্তু আপনাদের পরিষ্কারভাবে বলছি, আপনারা বাজেটে আমাদের বঞ্চনা করেছেন, আপনারা বাংলার সমস্ত উন্নয়নের প্রজেক্ট বন্ধ করে দিয়েছেন, আপনারা বিরোধী দলের কোনো রাজ্যকে কোনো সুযোগ দেন না, এবং আপনারা আমাদের 3 বছর ধরে 100 দিনের কাজ বন্ধ, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা বন্ধ, রুরাল রোড যোজনা বন্ধ, সমস্ত কিছু বন্ধ করে রেখেছেন। এমনকি ফুড সাবসিডি পর্যন্ত দেননি। আমরা 1,71,000 কোটি টাকা পাই লাস্ট ইয়ার পর্যন্ত। এই বাজেটেও কিছু নেই, শুধু জিরো। এইটুকু तो नीति आयोग में अनीति का आरोप लगा करके विपक्ष तो इसका बहिष्कार कर रहा है, विपक्षी दलों के जो मुख्यमंत्री हैं वो इसका बहिष्कार कर रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी बैठक में गई पर बैठक को बीच में छोड़ करके चली आई। उनका आरोप है कि मेरा माइक बंद कर दिया गया, मैं बोलने के लिए जैसे ही मैंने अपने राज्य के लिए मांग की, बातें रखनी शुरू की, 5 मिनट के भीतर मेरा माइक बंद कर दिया गया। जबकि दूसरे लोगों को 20 मिनट तक, यानी जो सत्ता पक्ष के मुख्यमंत्री हैं उनको 20 मिनट से भी ज्यादा तक बोलने का समय दिया गया। इससे नाराज होकर के ममता बनर्जी आरोप लगा करके कि विपक्षी राज्यों की, विपक्षी पार्टियों की जो सरकारें हैं उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है, वो बैठक से बाहर चली आई। ममता बनर्जी का ये बड़ा आरोप है कि माइक बंद कर दिया गया, और इस तरह के आरोप संसद भवन के भीतर भी लगते हैं कि विपक्षी सांसद जब बोलते हैं तो उनके माइक को बंद कर दिया जाता है। फंड के मामले पर ममता बनर्जी बात कर रही थी अपने राज्य के लिए, और ममता बनर्जी ने कल ही स्पष्ट कर दिया था कि नीति आयोग जो है वो संस्था किसी काम की नहीं है, उसको खत्म कर देना चाहिए, भंग कर देना चाहिए और योजना आयोग को फिर से बहाल करना चाहिए। उसी पर ये बात, उसी और राज्यों का ही मुद्दा उठाना था। उन्होंने कहा था, जैसे ही उन्होंने राज्य का मुद्दा उठाया, उनका कहना है कि माइक बंद कर दिया गया। फंड की बात कर रही थी, उन्हें बोलने नहीं दिया गया। नाराज होकर के ममता बनर्जी बैठक को छोड़ करके, बैठक को बीच में ही छोड़ करके बाहर चली गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है, नीति आयोग की बैठक हो रही है, और इसमें ममता बनर्जी का जो आरोप है बहुत ही एक गंभीर आरोप है। यह आरोप संसद भवन के भीतर भी विपक्षी नेता लगाते हैं। ऐसे में अब नीति आयोग को लेकर के जो चर्चा हो रही है कि इसको खत्म कर देना चाहिए, ये एक राजनीतिक मुद्दा अब बन गया है। सोमवार से संसद की कार्यवाही शुरू होगी तो निश्चित तौर पर वहां भी ये काफ़ी मुखरता के साथ विपक्ष इसको उठाएगा। हंगामा होने की पूरी संभावना है, विपक्ष इसको छोड़ेगा नहीं। साथ में बजट को लेकर के वो पहले ही हमलावर है कि विपक्षी जो दल है उनकी सरकारें जिन राज्यों में हैं वहाँ पर भेदभाव किया गया है। विपक्ष में केवल 2 राज्यों को तवज्जो दी गई है जिनके बल पर सरकार चल रही है। ऐसी स्थिति में अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, एनडीए की सरकार को काफ़ी मुश्किलों का सामना संसद के भीतर भी, संसद के बाहर भी करना पड़ सकता है। अमलेदु जी, इसके अलावा ममता बनर्जी ने और कुछ क्या कहा है, अगर कोई अपडेट हो तो? नहीं, इसके अलावा अभी अपडेट नहीं आया। बाकी ममता बनर्जी जब जाकर के अपना कुछ स्टेटमेंट जारी करेंगी, हो सकता है इंडिया गठबंधन के लोगों से मिलें, नेताओं से मिलें, दिल्ली में जो मौजूद हैं, अपने सांसदों से मिलें, उसके बाद उनका कुछ बयान आए। विपक्ष की इस पर प्रतिक्रिया आएगी और राज्यों के मुख्यमंत्रियों की प्रतिक्रिया आएगी, इंडिया गठबंधन की प्रतिक्रिया आएगी, कांग्रेस की प्रतिक्रिया आएगी। मल्लिकार्जुन खड़गे जो लीडर ऑफ अपोजिशन है राज्यसभा में और कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनकी प्रतिक्रिया आ सकती है। राहुल गांधी की प्रतिक्रिया इस पर आ सकती है, लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन है। ये प्रतिक्रियाएँ भी आ सकती हैं। तो प्रतिक्रियाएँ जब आएंगी तो हम बताएंगे उनको किस तरीके से प्रतिक्रियाएँ आती हैं। लेकिन फिलहाल जो समीर जी बड़ी खबर है वो यही है कि ममता बनर्जी ने नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार किया, चूँकि वो राज्य के मसले उठा रही थी, राज्यों के साथ जो भेदभाव हो रहा है उसके मसले उठा रही थी। इसकी वजह से उन्होंने उसका बायकॉट किया और कहा कि मुझे बोलने नहीं दिया गया। जी, तो ये ममता बनर्जी का बड़ा आरोप है। पहले ही विपक्षी मुख्यमंत्रियों ने इसका बहिष्कार किया था। बिहार के मुख्यमंत्री, जहां एनडीए की सरकार है और उसके मुख्यमंत्री वो हैं नीतीश कुमार, वो भी इस बैठक में शामिल नहीं हुए। वो अपने आप में एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। लेकिन ममता बनर्जी का जो बैठक को बीच में छोड़ करके आना, ये अपने आप में एक कई सवाल खड़े कर रहा है। और जो विपक्षी मुख्यमंत्रियों के आरोप थे
कि भेदभाव किया जाता है विपक्षी राज्यों के साथ, वो एक तरह से पुष्ट होते दिखाई पड़ रहे हैं। क्योंकि ममता बनर्जी का साफ आरोप है कि जैसे ही उन्होंने बोलना शुरू किया अपने राज्य के बारे में, यानी पश्चिम बंगाल के बारे में, फंड की मांग शुरू की, फंड के बारे में बातचीत शुरू की, वैसे ही माइक बंद कर दिया गया और उनको बैठक से निकलना पड़ा। इसीलिए और बाहर आकर के उन्होंने मीडिया से बात की और आपको हमने वो सुनवाया है। एक बार चाहेंगे कि एक बार फिर से उसको सुनवाया जाए कि क्या उन्होंने आरोप लगाए, किस तरह से उन्होंने कहा कि दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों को या दूसरे नेताओं को, चूंकि इसमें मुख्यमंत्रियों के अलावा कैबिनेट मंत्री भी शामिल होते हैं और वो जो संघ शासित राज्य है उनके उपराज्यपाल भी शामिल होते हैं, तो दूसरों को तो 20 मिनट से भी ज़्यादा बोलने का मौका दिया। साफ तौर पर उनका कहना था कि जो सत्ता पक्ष के लोग हैं उनको काफ़ी समय दिया गया और हमको यानी विपक्षी लोगों को 5 मिनट का समय देने में भी दिक्कत हो रही थी, माइक बंद कर दिया गया। सुनते हैं ममता बनर्जी क्या कह रही हैं। পরিষ্কারভাবে বলছি, আপনারা বাজেটে আমাদের বঞ্চনা করেছেন, আপনারা বাংলার সমস্ত উন্নয়নের প্রজেক্ট বন্ধ করে দিয়েছেন, আপনারা বিরোধী দলের কোনো রাজ্যকে কোনো সুযোগ দেন না এবং আপনারা আমাদের 3 বছর ধরে 100 দিনের কাজ বন্ধ, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা বন্ধ, রুরাল রোড যোজনা বন্ধ, সমস্ত কিছু বন্ধ করে রেখেছেন। এমনকি ফুড সাবসিডি পর্যন্ত দেননি। আমরা 1,71,000 কোটি টাকা পাই লাস্ট ইয়ার পর্যন্ত, এই বাজেটেও কিছু নেই, শুধু জিরো। এইটুকু বলার সাথে সাথেই আমার মাইকটা স্টপ করে দিয়েছে। আমি বললাম, why you discriminate, why you stop me? I am only attending. You should be happy for that. Instead of that, you are giving more scope to your party, your government, and you only me on behalf of opposition, only I am there, and you stop my mic. আপনি আমার মাইক বন্ধ করে দিচ্ছেন। আপনাদের এই বঞ্চনা আমি মানি না, তাই মনে রাখবেন আমি চললাম। दीदी ये बंगाल का दीदी इंसल्ट है। बंगाल को लेकर ये आपका क्या- इंसल्ट बंगाल का नहीं, सब रीजनल पार्टी का इंसल्ट है। दीदी तो ममता बनर्जी ने नीति आयोग की बैठक ममता बनर्जी छोड़ करके ही, बीच में छोड़ करके निकल आई हैं। विपक्षी नेताओं ने पहले ही बहिष्कार कर रखा था, विपक्षी दलों के मुख्यमंत्रियों ने। कर्नाटक के मुख्यमंत्री, तेलंगाना के मुख्यमंत्री, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, इन सभी लोगों ने, और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने, इन सब लोगों ने 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने बहिष्कार किया था। विपक्षी मुख्यमंत्रियों में केवल ममता बनर्जी गई थी और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी बहिष्कार किया था। लेकिन ममता बनर्जी बैठक को बीच में छोड़ करके चली आई और उनका आरोप है कि उनको बोलने नहीं दिया गया। अपने राज्य के बारे में जब कुछ कह रही थी, फंड की बात कर रही थी, उनका माइक बंद कर दिया गया। उन्होंने इसे विपक्ष का अपमान बताया है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि उन्होंने बंगाली अस्मिता की बात की है कि उससे उसका अपमान है। इसको किस तरीके से देखा जाए, इसके अब क्या लग रहा है कि इसका क्या अब राजनीति पर क्या असर पड़ने वाला है? विपक्ष की एकजुटता वो पहले से दिखाई पड़ रही है। संसद में बजट को लेकर के विपक्ष जो है हमलावर है सरकार के ऊपर। अब ममता बनर्जी ने जब नीति आयोग को लेकर के ये सवाल उठाया कि वहां उनका माइक ही बंद कर दिया गया, तो ये इसको लेकर के अब विपक्ष की क्या रिएक्शन हो? इस पर रिएक्शन ज़बरदस्त होगा समीर जी। अभी विपक्षी नेताओं के रिएक्शन आए नहीं, चूँकि अभी तुरंत की ये घटना है। अब इसके बाद विपक्षी नेताओं के इस पर रिएक्शन आएंगे, वो भी हम अपने दर्शकों को बताएंगे किसने क्या क्या कहा इसको लेकर के, किसके क्या क्या रिएक्शंस हैं। और संजय राउत का जिस तरीके से हम लोगों ने बयान सुनवाया था सुबह ही कि उन्होंने कहा था कि इंडिया गठबंधन के लोग इसका बहिष्कार करेंगे, इस नीति आयोग की बैठक में जाने का कोई मतलब नहीं है। और मनोज कुमार झा जो आरजेडी के राज्यसभा सदस्य, उनका भी हमने बताया था कि अगर बीजेपी ये सोचती है कि इंडिया गठबंधन में कोई फूट हो गई है तो ये उसकी गलतफहमी है। और एक रणनीति के तहत ममता बनर्जी वहाँ गई और उस रणनीति में इंडिया गठबंधन कामयाब हो गया समीर जी। सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया गठबंधन इस रणनीति में कामयाब हुआ कि एक तो उसने बैठक का बहिष्कार किया, ये सुर्खी बनी कि इंडिया गठबंधन ने नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार किया। क्यों बहिष्कार किया, उसके बाद दूसरा सवाल कि भाई ठीक है आपकी रणनीति, आपने बहिष्कार किया, लेकिन किया क्यों? कोई लॉजिक तो होगा उसके पीछे। तो लॉजिक भी इंडिया गठबंधन ने दिया कि राज्यों के साथ भेदभाव किया जाता है। नीति आयोग की बैठक में राज्यों की बात नहीं सुनी जाती है। सारा पैसा उन राज्यों को दे दिया जाता है जो कि एनडीए शासित या बीजेपी शासित राज्य हैं। इसलिए हम इसका बायकॉट कर रहे हैं बैठक का। ये इंडिया गठबंधन की तरफ से कह दिया गया। ममता बनर्जी पहुंची
उस बैठक में ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन की तरफ से पहुंची है। ममता बनर्जी कह भी नहीं है कि भाई विपक्ष की तरफ से मैं अकेली मुख्यमंत्री थी, तो इनको तो खुश होना चाहिए था कि मैं यहाँ पे आई हुई हूँ, तो आप खुश नहीं हो रहे बल्कि आप मेरा माइक बंद कर रहे हैं। तो अब ममता बनर्जी ने जब अपने राज्य के मुद्दे उठाए और राज्य के लिए फंड मांगा तो उनका माइक बंद कर दिया गया। यानी कि विपक्ष ने जो आरोप लगाया समीर जी कि राज्यों के साथ भेदभाव किया जाता है नीति आयोग की बैठक में, इसको लेकर अब ये ममता बनर्जी का बाहर आना, ये अब उनके विपक्ष के आरोप को सच साबित कर दिया और जनता के बीच ये संदेश चलाया कि बीजेपी किस तरीके से उन राज्यों के साथ भेदभाव कर रही है जिन राज्यों ने बीजेपी को शिकस्त दी है। और यही संदेश देना चाहता है इंडिया गठबंधन, उसमें इंडिया गठबंधन कामयाब रहा। और सुबह हम लोगों ने डीएमके के जो नेता हैं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन, उनका भी बयान सुना, तो यही बात कह रहे थे। और वहां तो पूरे राज्य में प्रदर्शन हो रहा है। आज आप बता दें कि तमिलनाडु के सभी जिला मुख्यालयों पर आज इस बात को लेकर के प्रदर्शन हो रहा है कि बजट में किस तरह से गैर एनडीए शासित राज्यों के साथ भेदभाव किया गया है। और इस बैठक में शामिल होने से पहले ममता बनर्जी अभी नीति आयोग की बैठक को छोड़कर के बाहर आ गई। तमाम आरोप उन्होंने लगाए हैं। एक दिन पहले ही उन्होंने मीडिया से बातचीत में यह बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी कि नीति आयोग को भंग कर देना चाहिए, योजना आयोग को फिर से बहाल किया जाना चाहिए, क्योंकि नीति आयोग अपनी उपयोगिता को साबित करने में नाकाम रहा है। वही बात आरजेडी के नेता मनोज झा ने भी कही है, आरजेडी के राज्यसभा सदस्य। और अब इस मुद्दे को लेकर के भी ये एक जो राजनीतिक विमर्श के तौर पर अब ये आगे बढ़ रहा है, ये मुद्दा भी अब आगे बढ़ेगा। मनोज झा को सुनते हैं, उन्होंने योजना आयोग को खत्म करने के पीछे क्या मकसद बताया और नीति आयोग को शुरू करने के पीछे क्या मकसद बताया। ये दोनों चीजें जो है वो सरकार की मंशा पर संदेह जताती हैं, इसलिए भी कि नीति आयोग की कोई उपयोगिता नहीं रही 10 साल में, ऐसा विपक्षी सदस्य कह रहे हैं। और वास्तव में केवल विपक्षी सदस्य, विपक्षी नेता नहीं कह रहे हैं, बल्कि तमाम अर्थशास्त्रियों ने भी इसकी बात की है कि इस आयोग से कोई बहुत लाभ नहीं हुआ, योजना आयोग कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण संस्था थी। तो मनोज झा को एक बार हम लोग अगर सुनने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने योजना आयोग और नीति आयोग को लेकर के क्या कहा है। देखिए, अब इसमें मैं समझता हूँ बीजेपी को अगर ये लग रहा हो कि इंडिया ब्लॉक में कोऑर्डिनेशन नहीं है तो दे आर मिस्टेकन। एपिसोडिक कोऑर्डिनेशन और ना कोऑर्डिनेशन का होना एक अलग मसला है, लेकिन मर्म में हम सब इकट्ठा है। नीति आयोग है क्या भाई? एक एकेडमिक एक्सरसाइज के लिए प्रधानमंत्री जी ने एक बॉडी बना दी। इसका हासिल क्या? 0/0, 0/सन्नाटा। प्लानिंग कमीशन से क्या दिक्कत है? सिर्फ इसलिए ना कि नेहरू के जमाने से वो था, तो नेहरू के जमाने की तो बहुत सारी चीजें आप ढो रहे हैं, मजबूरी है आपकी। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी नेहरू के इमेजिनेशन के बगैर नहीं चलेगी। चाहे वो आप तीसरा टर्म ले लें, मैथमेटिकल रियलिटी से हकीकत नहीं बदलती है। हकीकत बदलेगी जब आप पहलकदमियां क्या ठोस लेते हैं, और वहां मैं नीति आयोग को फेलियर मानता हूं। इट्स अ फेल्ड आइडिया। तो जाहिर तौर पर आपको रिवाइव करना चाहिए। और इस जो 240 वाला मैंडेट है बीजेपी का, उसका भी संदेश यही है कि कलेक्टिव शुड बी रिस्टोर्ड। सर, अग्निवीर को लेकर आप लोग इतना ज्यादातर राज्यों में अग्निवीर जो स्कीम है उस पर लोगों को रिजर्वेशन की बात है। नीति आयोग फेल संस्था है, नाकाम संस्था है। योजना आयोग को सिर्फ इसलिए खत्म किया गया कि नेहरू का नाम उस योजना आयोग से जुड़ा हुआ था। बहुत बड़ा आरोप ये मनोज झा लगा रहे हैं। वैसे जब 2014 में जब इसको लाने की कोशिश हो रही थी और घोषणा हुई थी कि अब नीति आयोग आएगा, योजना आयोग को ख़त्म कर देंगे, तब भी इसको लेकर के सरकार की मंशा पर और सरकार पर बहुत सारे सवाल उठे थे। इसको लेकर के नीति आयोग की बैठक को लेकर के और भी कई नेताओं ने अपने बयान दिए हैं और विपक्षी नेताओं ने बजट को लेकर के आरोप लगाया ही है। नीति आयोग की बैठक को लेकर के भी दिलचस्पी नहीं दिखाई, बहिष्कार इसीलिए किया कि कोई फायदा नहीं है वहां जाने का। वहां केवल सत्ता पक्ष के मुख्यमंत्रियों की बात सुनी जाती है, उन राज्यों की बात सुनी जाती है, उन्हीं राज्यों के लिए कुछ किया जाता है, बाकी जो गैर एनडीए शासित राज्य हैं उनके साथ कुछ नहीं किया जाता। उन बयानों को सुनाने से पहले कुछ और खबरों की ओर रुख करते हैं। अमलेंदु जी, कुछ और एक सुप्रीम कोर्ट से खबर आ रही है समीर जी, जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, उनको हाई कोर्ट ने बेल दे दी थी ईडी के जिस केस में,
उस केस के खिलाफ ईडी सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। तो सुप्रीम कोर्ट की याचिका पर जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच सोमवार 29 जुलाई को इस पे सुनवाई करेगी। ये इस समय सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी खबर आ रही थी, तो ये अभी ब्रेकिंग खबर थी। तो हेमंत सोरेन की जमानत को चुनौती दी है ईडी ने, उस पर सुनवाई होगी अब सोमवार को। और इस बीच में एक बार फिर सुनते हैं कि शिवसेना नेता संजय राउत ने नीति आयोग को लेकर के क्या कहा। मनोज झा कह रहे थे कि वो फेल संस्था है, नाकाम संस्था है। ममता बनर्जी पहले ही उसे फेल बता चुकी हैं और उसकी जगह योजना आयोग को बहाल करने की बात कर रही हैं। एक बार सुनते हैं कि संजय राउत जो शिवसेना के नेता हैं वो क्या कह रहे हैं। की मीटिंग है आज, 6 राज्यों के मुख्यमंत्री विरोध कर रहे हैं, जो अपोजिशन विरोध कर रहे हैं जो देखिए, नीति आयोग के आज के बैठक में इंडिया ग्रुप के मुख्यमंत्री नहीं जाएंगे, ये लगभग तय हो गया है। क्योंकि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन साहब ने तो पहले कहा है कि हम नहीं जाएंगे। केजरीवाल साहब को जेल में डाला है, और भी मुख्यमंत्री है वो नहीं जाना चाहते। तेलंगाना के मुख्यमंत्री नहीं जाना चाहते, इसलिए कि नीति आयोग देश के विकास में समतोल नहीं रख रही है। आपने बजट में भी देखा है और नीति आयोग के कार्य में भी देखा है। तो नीति आयोग का बहिष्कार जो विपक्षी मुख्यमंत्री हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि नीति आयोग ने कभी अपनी बैठकों में संतुलन नहीं अपनाया है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे बजट में नहीं अपनाया गया है, संजय राउत का कहना है। और विपक्षी दलों के नेताओं का भी लगातार यही कहना है। बजट में, संसद में भी जब इस पर बात हो रही है तो ये आरोप सरकार के ऊपर लग रहे हैं कि केवल उन 2 राज्यों को तवज्जो दी गई जिनकी बदौलत केंद्र में एनडीए की सरकार बीजेपी के नेतृत्व में चल रही है। और नीति आयोग की बैठक को ममता बनर्जी जब छोड़ करके बाहर आ गई बीच में ही, उनका बड़ा आरोप है कि उनका माइक बंद कर दिया गया। जैसे ही उन्होंने अपने राज्य के लिए, पश्चिम बंगाल के लिए फंड की बात करनी शुरू की, वैसे ही उनका माइक बंद कर दिया गया, बोलने नहीं दिया गया, जबकि दूसरे लोगों को 20 मिनट से भी ज़्यादा बोलने का मौका दिया जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा आरोप है। और इसको लेकर के जो सबसे महत्वपूर्ण बात यही कि नीति आयोग जैसी संस्था पर ही अब सवाल उठ रहे हैं, सीधे तौर पर सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो दूरदर्शी नीति है उस पर सवाल उठ रहे हैं कि इस आयोग को बना करके आपने किया क्या, इस आयोग ने अपनी क्या उपयोगिता साबित की। विपक्षी दलों के सदस्यों का कहना है कि बिल्कुल किसी तरह की कोई उपयोगिता उसकी नहीं रही, नाकाम रही है, उसको अब भंग कर दिया जाना चाहिए। तो आने वाले दिनों में अब ये मुद्दा भी बहुत मुखरता के साथ विपक्ष के लिए एक मुद्दा बनेगा कि नीति आयोग को क्यों बनाए रखा गया है और योजना आयोग को क्यों बहाल नहीं किया जा रहा है। इसको लेकर के अब विपक्ष की एक मांग और रहेगी। लगातार इस पर जो बजट में भेदभाव की बातें हो रही हैं वो तो हो ही रही हैं, अब नीति आयोग जैसी संस्था के ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं। तो इसको लेकर के संसद में जब सोमवार से एक बार फिर से उसकी कार्यवाही शुरू होगी तो वहाँ भी इस पर हंगामे के पूरे आसार दिखाई पड़ रहे हैं। जी अमलेंदु जी, क्या कांग्रेस के सांसद हैं मणिक्कम टैगोर, उनका बयान आया है नीति आयोग की बैठक के बहिष्कार को लेकर के। उन्होंने कहा है कि यह निर्वाचित मुख्यमंत्रियों का निर्णय है। योजना आयोग शानदार काम कर रहा था लेकिन उन्होंने इसे खत्म कर दिया। वे गैर भाजपा शासित राज्यों के साथ भेदभाव कर रहे हैं। विशेष रूप से बजट ने मुख्यमंत्रियों को मुश्किल में डाल दिया है और उन्हें नीति आयोग का बहिष्कार करने पर मजबूर कर दिया है। बजट उन लोगों के खिलाफ है जिन्होंने भाजपा के खिलाफ वोट दिया। इस तरह के अहंकार को हराया जाएगा। यानी समीर जी, जो हम लोग अभी तक चर्चा कर रहे थे, जो सूचनाएं हम दे रहे थे, उसी सूचना की कड़ी में मणिक्कम टैगोर जो कांग्रेस के सांसद हैं और बहुत मुखर आवाज़ हैं दक्षिण की, मणिक्कम टैगोर, तो उनका अंग्रेजी में बात थी इसलिए हमने उनका हिंदी में तर्जुमा करके बताया है अपने दर्शकों को कि मणिक्कम टैगोर ने कहा क्या है। तो यानी इंडिया गठबंधन की तरफ से एक तरह के ही सुर निकल करके आ रहे हैं, दिखाई पड़ रहे हैं। और ये नीति आयोग अब लग रहा है कि अब ये बड़ा मुद्दा ये भी बनने वाला है कि इसको खत्म करो और योजना आयोग जैसी संस्था, योजना आयोग, नीति आयोग में जो अनीति चल रही है इस अनीति को बंद करो और योजना आयोग बनाओ, उसको बहाल करो। ये अब मांग उठेगी। और चूंकि सरकार कमजोर है समीर जी, मुझे लगता है इस मसले पे शायद चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार का साथ भी विपक्ष को मिल सकता है, और वरना इनका मिले या ना मिले, लेकिन इस मसले पे
बीजू जनता दल और वाईआरसीपी जैसे दल जो हैं, इन सबका समर्थन इंडिया गठबंधन की इस मांग को मिल सकता है, ये समझा जा सकता है समीर जी जी। बिल्कुल। और नीति आयोग का चूंकि जितने भी गैर बीजेपी शासित राज्य हैं, जाहिर सी बात है कि बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री नहीं आलोचना कर सकते क्योंकि केंद्र में उनकी सरकार है, लेकिन गैर बीजेपी शासित राज्य जिस तरह से योजना नीति आयोग की उपयोगिता को लेकर के, ज़रूरत को लेकर के और उसके अस्तित्व को लेकर के अब सवाल उठाने लगे हैं, ये एक बड़ा मुद्दा है और आने वाले दिनों में इस पर काफी गहन चर्चा अब होने वाली है। ममता बनर्जी ने इसकी शुरुआत की, उन्होंने कल ही कहा मीडिया से बातचीत में कि नीति आयोग को भंग कर देना चाहिए, इसकी कोई जरूरत नहीं है। इसने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिससे लगे कि हाँ ये संस्था किसी काम की है। उन्होंने ये भी कहा कि योजना आयोग जो 6-7 दशक से पिछले योजनाएं बना रहा था, नीतियां बना रहा था और उन्हीं के आधार पर जो है वो बड़े बड़े फैसले लिए जा रहे थे। सरकार के पंचवर्षीय योजनाएं बन रही थी, सरकार जो भी रहे वो उन योजनाओं पर काम करती थी, अमल करती थी। एक तरह से वो एक विजन डॉक्यूमेंट टाइप का होता था पूरा, उसमें बहुत सारे अर्थशास्त्री, तमाम दलों के नेता और मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, ये सारे लोग मिलकर के योजनाएं बनाते थे। उसको भंग कर दिया गया, उसको फिर से बहाल किया जाए योजना आयोग को और नीति आयोग को खत्म कर दिया जाए। तो ये मुद्दा बहुत जोर पकड़ने वाला है आने वाले दिनों में। और संसद का चूंकि सत्र भी चल रहा है, मानसून सत्र, उसमें भी इसके उठने की संभावना है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि ममता बनर्जी के बाद मनोज झा और मनोज झा के बाद अब कांग्रेस के जो तमिलनाडु के सांसद हैं वो, और ये शिवसेना के नेता, तो लगातार इंडिया गठबंधन में नीति आयोग को लेकर के जो एक ही तरह की बिल्कुल आवाज़ सुनाई पड़ रही है, ये बहुत बड़ा संकेत दे रही है। ये संकेत तो है ही कि तमाम मसलों पर इंडिया गठबंधन एकजुट है। वो चाहे बजट में एलोकेशन की बात हो, वो चाहे नीति आयोग में बैठक में शामिल होने की बात हो, वो चाहे राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा की बात हो, वो चाहे स्पीकर के ऊपर सवाल उठाने की बात हो, इन सारे मुद्दों पर विपक्षी इंडिया गठबंधन जो है वो बिल्कुल एक स्वर में बात कर रहा है। और अब नीति आयोग को लेकर के जिस तरह से अब सवाल उठ रहे हैं, उस पर भी आने वाले दिनों में राजनीति में काफ़ी गंभीर इस पर एक तरह से उथल पुथल मचने वाली है। अब इस आयोग को लेकर के ये सवाल बड़ी मुखरता से उठेगा कि इसको ख़त्म किया जाए। जब सारे विपक्षी मुख्यमंत्री उसका बहिष्कार कर रहे हैं, अगर एक विपक्षी मुख्यमंत्री पहुंच रहा है तो उसको बोलने ही नहीं दिया जा रहा है, जैसा कि ममता बनर्जी का आरोप है। 5 मिनट भी नहीं बोलने दिया गया, माइक बंद कर दिया गया, दूसरे लोग 20 मिनट से ज़्यादा बोल रहे हैं। तो योजना आयोग तो पहली बात कि उसने ऐसा कोई काम नहीं किया कि उसको बनाए रखा जाए, और दूसरे गैर एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ जिस तरह से वहाँ पर व्यवहार हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, तो इनके चलते भी उसकी उपयोगिता कोई बहुत अब साबित होने वाली नहीं है। इसको लेकर के गंभीर चर्चा और पार्लियामेंट से लेकर के अब जिसको कहते हैं कि संसद से लेकर के सड़क तक होने की है, वो अब ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। बिल्कुल, काफ़ी बड़ा मुद्दा ये बन गया है समीर जी, और ये आगे और बड़ा मुद्दा बनेगा और ये भारतीय जनता पार्टी को परेशान करेगा। और सोमवार से जब सत्र शुरू होगा सदन का, उस समय ये मसला ज़बरदस्त तरीके से उठेगा, क्योंकि ममता बनर्जी अकेली एक तरीके से विपक्ष के शासित राज्य हैं उनका प्रतिनिधित्व कर रही थी, और उनका भी माइक बंद कर दिया जाए और अगर राज्य की मांगें ना उठाने दी जाएँ तो साफ तौर पर समझाया जा सकता है कि इसको लेकर के विपक्ष में किस तरीके की प्रतिक्रिया होगी। तो सोमवार को जब सदन शुरू होगा तब इसको लेकर वहाँ ज़बरदस्त तरीके से आवाज़ उठाएगा विपक्ष। हमको ऐसा लगता है, बाकी विपक्ष की अपनी रणनीति है, क्या रणनीति होगी, लेकिन सरकार घेरती हुई नजर आ रही है तमाम मुद्दों पे, बजट पे भी और अब ये नीति आयोग पे भी। और एक चीज़ और आप देखिए कि ये जो नीति आयोग, बजट में कहा गया कि जो 2 राज्यों को जो कुर्सी बचाओ सरकार का नाम दिया गया, वो भी किसके लिए कहा गया? प्रधानमंत्री पे सीधा आक्षेप। नीति आयोग प्रधानमंत्री ने बड़े उसको कहिए कि अगर योगी आदित्यनाथ की भाषा में कहें तो अति आत्मविश्वास के साथ इसको लाया गया था। उन्होंने ऐसे बताया कि जैसे योजना आयोग किसी कोई काम की संस्था नहीं थी। मतलब कि वो दौर था 2014 में जब लोकप्रियता के अपने शिखर पर कह लीजिए कि थे। तो जितनी भी पुरानी सरकारों की, खासतौर से कांग्रेस शासित सरकारों की चीज़ें थी, उनकी आलोचना करना, उन संस्थाओं पर सवाल उठाना और योजना आयोग जैसी संस्था को भंग करके नीति आयोग लाना,
अब ये भी बता रहा है कि उस संस्था को आप बना करके ले आए, लेकिन उसने क्या काम किया अब आपको ये बताना पड़ेगा। और मुझे नहीं लगता कि उसके काम को बताने के लिए कोई बहुत ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो सरकार के पास है, कोई ठोस चीज़ें, क्योंकि अगर होती वो तो दिखाई पड़ती। और अब ये भी कि बैठक के भीतर विपक्षी सदस्यों के साथ इस तरह से व्यवहार हो रहा है, तो नीति आयोग एक बड़ा मुद्दा अब बन रहा है। और जो विपक्षी गठबंधन है वो एकजुटता के साथ इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की पूरी तैयारी करेगा। बिल्कुल पूरी तरीके से विपक्ष घेरेगा और ये बड़ा मुद्दा बनेगा समीर जी, क्योंकि ये मुद्दा सिर्फ राजनीति का मुद्दा नहीं है, ये राज्यों के साथ भेदभाव का मुद्दा भी है। राज्य संबंधों को लेकर के एक बड़ा मुद्दा है। और जो प्रमोद तिवारी की हम लोगों ने परसों बाइट सुनवाई थी, उन्होंने भी कहा था कि किस तरीके से फेडरलिज्म जो है यानी संघात्मक ढांचा देश का है उसके ऊपर ये सरकार प्रहार कर रही है। और बजट जिस तरीके से लाया गया वो भी देश के संघात्मक ढांचे के ऊपर एक तरीके से प्रहार है कि आपने तमाम राज्यों की अनदेखी कर दी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बाकायदा सदन में राज्यसभा में खड़े होकर के कहा कि भाई 2 राज्यों की थाली में पकौड़ा जलेबी, बाकी सबकी थाली सूखी है। और उन्होंने कहा कि भाई ना कर्नाटक को कुछ मिला, मैं तो सोचता था मैं कर्नाटक से आया हूँ मुझको ज़्यादा मिलेगा, ना कर्नाटक को मिला, ना तमिलनाडु को मिला, ना बंगाल को मिला, ना हरियाणा को मिला, किसी को कुछ नहीं मिला। तो ये उन्होंने कहा मल्लिकार्जुन खड़गे ने। तो ये आरोप अब लगेंगे। और समीर जी अब बजट सत्र में बजट के साथ साथ नीति आयोग की बैठक जो है ये भी एक बड़ा मसला इस सरकार के लिए हो जाएगा और इसको अब विपक्ष का सामना करना बड़ा मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल होगा। और लगातार तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि जो नीति आयोग में अनीति का आक्षेप लगा करके विपक्ष सरकार को घेर रहा है, वो ममता बनर्जी के बैठक से बाहर आने के बाद, और उन्होंने बताया कि वो क्यों बाहर आई हैं, इसको लेकर के सरकार गिर रही है। और इन सब चीज़ों पर उंगली जो उठ रही है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली पर, उनकी दूरदर्शिता पर, उनके तौर तरीके पर। और इसके अलावा जो भारतीय जनता पार्टी के भीतर उथल पुथल मची हुई है, खासतौर से उत्तर प्रदेश में और महाराष्ट्र में। उत्तर प्रदेश के तमाम नेता लगातार दिल्ली और लखनऊ का दौरा कर रहे हैं। सीधे 2 उप मुख्यमंत्री जो हैं केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक सीएम योगी के खिलाफ पूरा मोर्चा खोले हुए हैं, विधायकों के साथ अलग बैठकें कर रहे हैं और कैबिनेट की बैठकों में नहीं जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बीजेपी के भीतर उथल पुथल मचा रही हैं। और इसमें भी ये माना जा रहा है कि ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं, तो ये जो बगावत का झंडा बुलंद किए हुए नेता हैं योगी आदित्यनाथ के खिलाफ, उनको केंद्र से, केंद्रीय नेतृत्व से पूरी तरह से उनको ऑक्सीजन मिल रही है, समर्थन मिल रहा है, और उसी की बदौलत ऐसा ये कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बीजेपी को आने वाले दिनों में काफ़ी मुश्किलों में घिरने वाली हैं। संसद में वो कितने मुश्किलों में घिरी हुई है वो दिखाई पड़ रहा है। और संसद में न केवल सरकार बल्कि जो स्पीकर हैं और सभापति हैं राज्यसभा के, वो भी विपक्ष के निशाने पर हैं, इसलिए कि सीधा आरोप लगा रहे हैं। और ये आरोप कहीं पीठ पीछे नहीं लगा रहे हैं। बहुत ही गंभीर बात यह है कि स्पीकर के सामने ये आरोप लग रहे हैं कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। तो हर स्तर पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में जो भेदभाव की खबरें हैं, ये सरकार एक जो लोकतांत्रिक एक सिस्टम है उसके लिए बहुत आघात है। और इस पर घिरना किसी भी सरकार के लिए, किसी भी पार्टी की सरकार के लिए बहुत शर्मनाक है। नहीं, बिल्कुल बहुत शर्मनाक है। और ख़ासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए तो ज़्यादा ही शर्मनाक है। हालांकि वो, मुझे नहीं लगता है कि ऐसी किसी परिस्थिति को शर्मनाक मानते हैं, नहीं मानते हैं। ये उनका अपना विवेकाधिकार है और कि वो किसको क्या समझते हैं, किसको क्या नहीं समझते हैं। लेकिन विपक्ष अब खामोश नहीं बैठेगा, ये चीज़ समझ में आ रही है समीर जी। विपक्ष लगातार हमलावर है, सदन में सरकार को घेर रहा है, बजट को लेकर जिस तरीके से घेरा है सरकार को, और अब नीति आयोग की बैठक को लेकर इसको भी विपक्ष घेरेगा। निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घेरते हुए नजर आएंगे। हालांकि बजट पे जो प्रस्ताव मतलब बजट पे चर्चा चल रही है उसका उत्तर वित्त मंत्री को देना है, वित्त मंत्री देंगी, लेकिन प्रधानमंत्री भी हो सकता है बोलें। अगर प्रधानमंत्री बोलते हैं तो और ज़्यादा संकट होगा। सवाल उठे सदन के अंदर और 2 बार सवाल उठे कि बजट पे चर्चा हो रही है और वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री दोनों उस चर्चा से गायब हैं। और ये जो चरणजीत सिंह चन्नी जो पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने लोकसभा में इस मसले को उठाया कि प्रधानमंत्री गायब है, कहाँ है आके प्रधानमंत्री। तो अब वो प्रधानमंत्री को लेकर के भी सवाल उठेंगे। विपक्ष सवाल उठा ही रहा है बीजेपी की रणनीति को लेकर के, बीजेपी की नीति को लेकर के, सरकार की नीति को लेकर के। और ये समझाया जा रहा है कि सरकार चूंकि बैसाखियों पर टिकी हुई है, उन बैसाखियों को लेकर ही सरकार की तरफ से नीतियाँ बनाई जा रही हैं और सारा बजट उन बैसाखियों को दे दिया गया है। तो ये इन आरोपों से बाहर निकल पाना बीजेपी के लिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए काफ़ी मुश्किल होगा। विपक्ष रोज़ नए हमले कर रहा है।
और नए हमलों में भी सरकार लगातार घिरती जा रही है। पिछले के जवाब नहीं दे पाती है, उससे पहले नए मामले आ जाते हैं। उत्तर प्रदेश में भी कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, जिस तरीके की खबरें आ रही हैं योगी आदित्यनाथ को लेकर के और उनके खिलाफ जो मोर्चेबंदी हो रही है उसको लेकर के। जैसा आपने भी कहा कि जाहिर सी बात है कि अगर केशव प्रसाद मौर्य इतने लंबे समय से ताने हुए हैं, ब्रजेश पाठक ताने हुए हैं, तो ये बिना केंद्रीय नेतृत्व के इशारे के नहीं हो सकता कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ आप इस तरीके से झंडा बुलंद किए रहें। और सिर्फ योगी आदित्यनाथ नहीं, बल्कि जो सहयोगी दल हैं तीनों, वो तीनों सहयोगी दल भी योगी आदित्यनाथ के साथ नजर नहीं आ रहे हैं। वो भी बैठकों का बहिष्कार कर रहे हैं। यानी सुहेलदेव भारतीय पार्टी जो है सुभाषपा, वो निषाद पार्टी और अपना दल अनुप्रिया पटेल का, ये भी बहिष्कार कर रहे हैं और योगी आदित्यनाथ पर सवाल कर रहे हैं। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर चीज़ें चल रही हैं, इसको लेकर के भी आने वाले समय में और चीज़ें बढ़ सकती हैं, क्योंकि महाराष्ट्र और हरियाणा और झारखंड के चुनाव नज़दीक हैं। भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी राजनीति भी बहुत कुछ तय करेगी। समीर जी बिल्कुल। और इस नीति आयोग की बैठक में विपक्ष ने तो पहले ही बहिष्कार कर रखा था, विपक्षी जो मुख्यमंत्री हैं। इसके अलावा ममता बनर्जी वहां पहुंची, लेकिन मीटिंग को बीच में ही छोड़ करके आई। उन्होंने आरोप लगाया कि उनको सुना नहीं गया, 5 मिनट भी नहीं बोलने दिया गया, माइक बंद कर दिया गया। ये बहुत बड़ा आरोप उनका है। और इस नीति आयोग की अब विश्वसनीयता पर तो सवाल उठा ही रहे हैं, इसकी उपयोगिता पर भी सवाल उठाया जा रहा है कि इसको खत्म कर दिया जाना चाहिए। और इस बैठक में जिस एक मुख्यमंत्री के ना आने की सबसे ज्यादा चर्चा रही, वो है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। वो नहीं आए, क्यों नहीं आए, इस पर कोई अभी इस पर कोई अभी जानकारी नहीं मिली है कि क्यों नहीं आए, क्या कारण था। वहां पर बिहार की ओर से वहां के जो दोनों उप मुख्यमंत्री हैं वो इस बैठक में शामिल हुए, लेकिन नीतीश कुमार का ना आना कई तरह के सवाल पैदा कर रहा है। क्या वजह है, इस पर हम लोग जब जानकारी होगी तो बाद में आपसे चर्चा करेंगे। फिलहाल ब्रेकिंग न्यूज़ के कार्यक्रम को हम लोग अब यहीं विराम देते हैं। मुझे और अमलेंदु उपाध्याय जी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।